बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि आपने दिन का आगाज़ जो है वो एक्सरसाइज के साथ करना है। आपने मॉर्निंग रूटीन में लाजमी ब्रेकफास्ट को जो है वो शामिल करना है, उसको स्किप नहीं करना। नाज़रीन, वीकेंड है, वीकेंड पे हम तलकीन करते हैं कि आपने रिलैक्स करना है, अपने फैमिली को टाइम देना है, घूमना है, शहर को ज़रा एंजॉय करना है। इस वक्त स्मोक की सूरत हाल कुछ संगीन है। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। जो स्टेट की तरफ से आपको तलकीन की जा रही है उन पे अमल करें। नाज़रीन, वीकेंड पे हम ज़रा कोशिश करते हैं कि करंट अफेयर्स को तफसीलन डिस्कस कर लें। शहर में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल अफेयर्स में इस वक्त क्या हो रहा है। हज़रत शाहरुख ने आलम साहब का उर्स है मुल्तान में, 3 दिन का इख्तिताम पज़ीर हो चुका है। उसकी अहमियत क्या थी, कितने ज़ायरीन आए, सिक्योरिटी के इंतज़ामात किस तरह रहे, खाने पीने का क्या इंतज़ामात ठीक थे। इस हवाले से तफसीलन डॉक्टर अमजद बुखारी जो कि एडिटर रोही न्यूज़ हैं, उनसे तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या थी। इसी के साथ साथ अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के कुछ पीस टॉक्स जारी हैं। इस वक्त वो किस मराहिल पर हैं, क्यों जो है वो अभी तक उनका मामला हल नहीं हो सका, पाकिस्तान के क्या हालात जो है वो कशीदा हो जाएंगे। तफसीलन इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, काफ़ी चार्ज नज़र आते हैं आज, ज़रा बुझे बुझे से नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह? आह, शायद नाश्ता अच्छा नहीं किया। ठीक है सर। हाँ, अच्छा सर, हम लोग हमेशा करंट अफेयर्स पे ज़रा स्टार्ट करते हैं। हम ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त शहर में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल स्फेयर में क्या हो रहा है। शहर की अगर हम बात करें तो शाहरुख ने आलम का उर्स जो है वो अभी ख़त्म हुआ है। तो किस तरह के इंतज़ामात थे, हर साल कितने ज़ायरीन आते हैं, क्या इस साल कुछ ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा थी या मामूलन जितने आते हैं हर साल उतने ही थे? अच्छा, बहुत शुक्रिया तहमा। ये जो दो मज़ारात हैं मुल्तान के, वो आइकन्स हैं और जी। पहचान हैं। जब भी हम मुल्तान का कहीं मंज़र जो है पेश करते हैं तो इन मज़ारात को, इस किले को दिखाते हैं। और दुनिया भर में ये दो मज़ारात पहचान है मुल्तान की। और ये मज़ारात, एक हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह और दूसरा जो है जी। एक वो बड़ा मज़ार है, वो हज़रत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह का है। और ये उर्स जो है हज़रत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह का था, तो अभी गुज़रा। हज़रत शाहरुख ने आलम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पोते थे। जी। और ये हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया का जो ताल्लुक़ है वो सिंध से बहुत रहा। वहाँ से यहाँ तशरीफ़ लाए तो बड़ी तादाद में जो सिंध के रहने वाले हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने वहाँ पर जिस अंदाज से ज़िंदगी गुजारी, वो लोग इतने मुतासिर हुए कि आज 850 साल गुजरने के बाद भी लोग बड़ी तादाद में नंगे पैर भी जो है वो सिंध से यहाँ आते हैं। दुनिया भर से ज़ायरीन यहाँ पहुँचते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। तो हर साल की तरह इस दफ़ा भी जो है गहमा गहमी थी और ज़ायरीन आए। अच्छा, हम इन्हें ज़ायरीन की हैसियत से देख रहे थे, वो उनकी अकीदत का लेवल ही ज़रा डिफरेंट होता है। वो जिस अंदाज से इसको देख रहे होते हैं और जिस तरह शरीक होते हैं, मतलब जैसे आपको कहा कि आज के दौर में कोई अगर नंगे पैर आ रहा है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ भी उनकी अकीदत का जो है वो मंजर बड़ा मुख्तलिफ होता है। ज़ायरीन के आने से ना सिर्फ ये है कि मज़ार, किला कोना कासिम बाग में गहमा गहमी हो जाती है, बल्कि पूरे शहर में गहमा गहमी नज़र आती है। इर्द गिर्द जो बाज़ार हैं वहाँ भी ख़रीदारी बढ़ जाती है। ऐसे ही है ना, आप किसी और मकसद के लिए भी किसी और शहर जा रहे हों तो आप कोशिश करेंगे भी शहर को भी घूम फिर आएँ और बाकी कुछ चीज़ें भी देख आएँ, ख़रीदारी भी करके आएँ। तो उनकी आमद जो है वो मुल्तान की रौनक बढ़ा देती है। वो हमारे मेहमान होते हैं, यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने मुल्तान के टूरिज़म की बात की है, ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, ज़रा मुल्तान के कोई अपने भी फेवरेट स्पॉट्स बताएं और खाने पीने के अलावा कि कोई सयाहती मकामात जो हों मुल्तान के तो हम उसको विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि वीकेंड भी है, हम ज़रा तलकीन भी किया इंट्रोडक्शन में। अच्छा, मैं ज़रा हज़रत शाहरुख ने आलम के बारे में बता दूँ थोड़ा सा ना, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी जी। कि ये मज़ार जो है बहुत खूबसूरत है। मतलब जिस अंदाज से बना हुआ है आप उसे देखें, और जिस तरह किले के ऊपर बुलंदी पर है, तो जैसे ही वहाँ करीब पहुँचते हैं, वो भी एक विजिटिंग प्लेस है, सियाहत का भी मकाम है। तो जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं तो पहला व्यू जो है वो आपको अपनी तरफ खींच लेता है। हम जो लोग यहाँ शहर में रहने वाले हैं शायद उनको इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन बाहर से जो आता है वो जैसे ही घंटाघर के चौक पे खड़े होकर किले को देखता है और सामने मज़ारात का जो उसे मंजर नज़र आता है तो वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उसे महसूस होता है कि वो किसी और दुनिया में पहुँच गया। अगर कोई मज़ार 850 साल से मौजूद है तो आप उसकी ज़रा जो तश्कील है, तामीर है, उसकी मजबूती और उसकी हैयत और उसको सारा अंदाज़ा कर लें। ये मज़ार बुनियादी तौर पर
ये हज़रत शाहरुख आलम का जो दौर है उस वक्त ये बरसगीर में तुगलक ख़ानदान का दौर था। ये बुनियादी तौर पर ये मज़ार जो है ये बहुत खूबसूरत मज़ार है, देखने से ताल्लुक़ रखता है। ये गयासुद्दीन तुगलक ने अपने लिए बनवाया था। अच्छा। कि मैं इसमें दफन हूँगा। ओके। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया जिन्हें गौसुल आलमीन कहा जाता है कि उनके पहलू में मैं जो है ये उनके पहलू में बना हुआ है, थोड़े से फासले पर है, तो मैं यहाँ दफन हूँगा। तो वो बादशाह था, बादशाह ने अपने लिए बनवाया और अपनी ज़ाती जेब से जो है इसकी तामीर करवाई। तो आप देखें कि आप उस अरसे में चले जाएं, इस जैसा मज़ार आज भी अगर आप बनाना चाहें, बिल्कुल ठीक है ना, अच्छी खासी लागत से बने। तो वो एक देखें ना, एक गुंबद सिर्फ आप देखें, इतना बड़ा गुंबद उसके अंदर आप खड़े हुए हैं। तो वो गयासुद्दीन तुगलक की वफ़ात जो है वो वहीं हो गई दिल्ली में, वहीं दफन कर दिया गया उन्हें। तो मज़ार मौजूद था, तो हज़रत शाहरुख आलम इस मज़ार को इस्तेमाल करते रहे, वहाँ बैठते थे, लोग आते थे, मुलाकातें करते थे। तो जब उनको ये खौफ था कि कहीं ये बैतुल माल की रकम से तामीर करवाया गया। अच्छा। तो वो इस खौफ में मुब्तला थे कि भाई ये ना हो कि मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर ये बोझ आए। तो जब वो हज़रत शाहरुख आलम का इंतकाल हुआ, गालिबन 639 हिजरी में उनकी पैदाइश हुई थी और 735 में हिजरी में उनका इंतकाल हुआ। तो उनको जो है हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के कदमों की तरफ जो है उनको दफन किया गया। अच्छा। और ये उनकी अपनी भी ख्वाहिश थी कि मैं अपने दादा के साथ उनको बड़ी मोहब्बत थी और दादा को भी बड़ी उनसीयत थी। जब ये हज़रत शाहरुख आलम पैदा हुए तो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया ने बेपनाह जो है लोगों के अंदर लंगर तकसीम किया और पैसा तकसीम किया था खुशी के आलम में ना। तो उन्होंने कहा कि मैं दादा के कदमों में मुझे दफन किया जाए, तो इन्हें वहाँ दफन किया गया था। फिर ये फ़िरोज़ तुगलक जो है वो यहाँ आए और उन्होंने ये यकीन दिलाया कि ये जो मज़ार है ये गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी ज़ाती जेब से तामीर करवाया था और उनकी ख्वाहिश थी कि ये आपके इस्तेमाल में रहे। तो फिर उनकी ख्वाहिश पे उन्हें यहाँ मुंतकिल किया गया। ओके। तो अब ये उनका मज़ार है। तो ये एक बड़ी तारीख़ी बात है, डिफरेंट सी बात है। और आप देखें कि अब वो बादशाह ने अपने लिए जब बनवाया मज़ार तो ज़ाहिर है वो इसी नौइयत का मज़ार है, तो देखने से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मज़ार की तामीर, फ़न तामीर में जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है, मैं हैरान होता हूँ कि मैंने उसको जाके कभी गौर से देखा उस मज़ार को, तो उसके फ़न तामीर में भी मुझे अरबों की झलक नज़र आई। गुंबद है, महराब है, तो अरबों की फ़न तामीर, तुर्कों की फ़न तामीर, उसमें ईरानियन फ़न तामीर नज़र आई। एक बड़ी हैरानकुन चीज़ थी कि कहीं कहीं मुझे स्वस्तिका का निशान नज़र आया। स्वस्तिका का निशान आप जो है वो समझते हैं जर्मन नाज़ी जो है वो यूज़ करते थे। तो उससे मिलता जुलता एक निशान भी वहाँ पर वो लकड़ी की तामीर में मौजूद है। अच्छा। तो वो मैं सोचता रहा, फिर मैं जिस नतीजे पे पहुँचा कि शायद दुनिया भर से माहिर तामीर बुलाए गए होंगे, तो उन्होंने आके अपनी जो है वो फ़न का जादू भी जगाया होगा और वहाँ पर जो तख्लीक हो सकती होगी वो की होगी। शायद ये वजह हो सकती है। अभी भी मौजूद है? हाँ, मौजूद है। किस जगह पे सर? अगर हम जहाँ वो लकड़ी से उनकी वो महराबें बनी हुई हैं, तो आप उसे जाके गौर से देखेंगे तो अच्छा। हाँ, काफ़ी दफ़ा उधर गया, लेकिन वो ज़ाहिर है गौर से नहीं देखा कभी। तो उसके फ़न तामीर भी बड़ा मुख्तलिफ है और बड़ा देखने वाला है। तो ये इस मज़ार की अहमियत और हैसियत है। ज़ाहिर है किला कोना कासिम बाग पर मौजूद है। आज भी मर्जा खलाइक है, ये नहीं कि उर्स के मौके पर सैकड़ों लोग रोज़ाना विज़िट करते हैं और वहाँ से इत्मीनान हासिल करते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है ये यूनेस्को की? नहीं, वो 7 में नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है ये एक मुल्तान की बड़ी पहचान है, बड़ी पहचान है। और ज़ाहिर है हम इसको जो है ना, जब भी अगर आपके पास कोई मेहमान आए मुल्तान में और वो कहे कि मुझे घुमाने ले जाएं, तो आप किधर लेके जाएंगे? पहला काम आप यही दिखाएंगे, किला कोना कासिम बाग पर लेके जाएंगे, आप दोनों मज़ारात दिखाएंगे और फिर जो है वो दमदमा दिखाएंगे। दमदमा एक ऐसी बिल्डिंग है, वो उस वक्त तो बड़े मुख्तलिफ अंदाज से तामीर किया गया था। दमदमा ऐसी बिल्डिंग है जहाँ से पूरे शहर का मंजर नज़र आता है हमें। तो वहाँ खड़े होकर शहर को देखने और शहर की ठंडी हवाओं के झोंके लेने का एक अपना मज़ा है। उसके साथ एक निगार खाना भी है। वो अमूमन लोग जाते हैं तो निगार खाना नहीं देख के आते। निगार खाना जो है वो सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं दमदमे के साथ, छोटी सी ऊपर बहुत छोटी सी इमारत है, लेकिन वो नीचे जो है वो एक छोटा सा अजायब घर है। तो मुल्तान की जो नवादरात हैं वो वहाँ मौजूद हैं।
वो बुनियादी तौर पर ये किले को जब 1857 की वार हुई, जंग आज़ादी हुई, तो उस वक्त मुल्तान भी कैंटोनमेंट था, उस वक्त भी कैंटोनमेंट था। तो जब उस जंग आज़ादी ये दिल्ली और मेरठ में शुरू हुई, तो इसकी इतला जब यहाँ मुल्तान में पहुँची कि आम लोगों तक नहीं पहुँची, वो अंग्रेज़ों तक पहुँची कि भाई वहाँ पर ये वार शुरू हो गया, जिसे वो म्यूटनी कहते थे, गदर कहते हैं। तो वो इतला आई, तो फिर उस वक्त जो है अंग्रेज़ों ने मकामी लोगों को जो यहाँ से भर्ती किए हुए थे फ़ौज में, उनको डिसआर्म किया खामोशी से, कि उनसे असला वापस लिया कि अगर यहाँ कुछ फैलता है तो ये ना हो कि ये असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल। तो उन्होंने उस असले को मुंतकिल किया किले पर ना, ठीक है। और उस जो आज निगार खाना है वो बुनियादी तौर पर बारूद खाना था, असला रखा जाता था वहाँ पर ना। तो वो जो है जगह उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल की और अपनी फैमिलीज़ को भी वो किले पर मुंतकिल कर लिया और उसका हिसार एक बना लिया। तो ये दोनों काम साथ साथ चलते रहे। आज भी वो, फिर आपको ये भी पता है कि एक क्रिकेट का एक बेहतरीन स्टेडियम भी जो है वो किला कोना कासिम बाग के ऊपर बनाया गया। आजकल वो इतना इस्तेमाल नहीं होता, एक नया स्टेडियम बन गया। तो ये है किले की, इसकी और भी बहुत सारी पहलू हैं जिससे बात हो सकती है। अच्छा, अब हम ज़रा किले से ज़रा बाहर आते हैं। जो मैंने आपसे सवाल किया था कि मुल्तान में अगर मैंने घूमना है, हफ्ते की शाम को मैं अपने फैमिली के साथ गाड़ी पे निकला हूँ, अब मुझे पहले किला मैंने देख लिया, हज़ारों दफ़ा देखा है, इसके बाद मुझे कौन से दूसरे स्पॉट पे जाना चाहिए जहाँ पर मैं रिलैक्स कर सकता हूँ, ज़रा मुझे मज़ा आएगा खाने पीने के स्पॉट्स के अलावा? क्योंकि मुल्तान पर हमारे यहाँ ज़रा खाने पीने का शौक़ ज़रा ज़्यादा है लोगों को, तो खाने की प्रोलिफरेशन हो रही है रेस्टोरेंट्स की बहुत ज़्यादा। कदीमी अगर कोई, जैसे झील का कहा जाता है कि वहाँ झील है, झील का हमारे झील का जी। अच्छा, एक गिला जो है वो मुल्तानियों से और मुल्तान से मुझे हमेशा रहा है, और मैं पहले भी इसका इज़हार कर चुका हूँ कि हमारे के अच्छे पॉइंट्स नहीं हैं। बिल्कुल, हमने गुफ्तगू भी की थी जी। अगर आपके 40-50 मेहमान आ जाएँ और वो ये ख्वाहिश का इज़हार कर देंगे चल के कहीं नाश्ता करवाएं, तो हमारे पास ढाबे हैं, लेकिन वो छोटे छोटे ढाबे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू करते हैं मुल्तान के सयाहती मकामात के हवाले से। सर एक गिला कर रहे थे कि मुल्तान में नाश्ते के कोई पॉइंट्स नहीं है, जिस सर अपनी बात को वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे यहाँ नाश्ता अच्छा मिलता है जी, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो रिवायती हैं, सदियों से चली आ रही हैं। छोले यहाँ बड़े अच्छे बनते हैं, वो चिकड़ चने जिनको हम बाकी शहरों में जानते हैं, यहाँ चिकड़ चने ही बनते थे, ये अब दूसरे चने आए हैं। तो ये जो है बड़े यहाँ का इलाका है सुतरी वट ना जी, वहाँ से उसके मशहूर है, आपको हर दूसरी रेडी पे लिखा होना रहेगा सुतरी वट के छोले, ठीक है। तो वो बड़े अच्छे बनते हैं। और इससे पहले जो है हम दाल मूंग बनाते थे, जिसका रुझान कम हो गया। तो दाल मूंग जो है वो मसर की दाल और चने की दाल को मिला के वो बहुत ज़बरदस्त बनते थे। और हम पत्तों पर जो है वो उनको सर्व करते थे। इससे पहले जो है प्लेटें शलेटें नहीं होती थी, वो डिस्पोजेबल प्लेटें आप समझ लें पत्ते थे, तो पत्तों पर ही जो है ना वो चने मिलते थे, पत्तों पर ही दाल मूंग मिलते थे। और उसके साथ जो है वो डोली रोटी जो है उसका एक बड़ा मज़ा होता था। आज भी ये सारा कुछ दस्तियाब है, दाल मूंग ज़रा अब बहुत नायाब हो गए, कम डोली की रोटी भी हमारे यहाँ ज़रा मुल्तान की समझी जाती है सौगात है, और इस तरह नहीं मिलती किसी और शहरों में जो जिस तरह की मुल्तान में मिल रही है। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, नाश्ते पे आते में जिक्र आ गया डोली रोटी का, डोली की रोटी का, तो ये सारी चीज़ें यहाँ इस खित्ते में ना बड़ी गुर्बत है जी, आज भी गुर्बत है जी। आज भी बिजनेस इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश नहीं हुई कि लोगों के पास रोज़गार के मौके हों, आगे बढ़ सकें तेज़ी से। कारोबार करना भी नहीं आता यहाँ के लोगों को। तो हमारी जो खुराक के जो मुख्तलिफ अनासर हैं वो बेशतर वो हैं जो जल्दी ख़राब ना हो। मिसाल के तौर पर ये डोली की रोटी है, तो आपने पका ली, बना ली तो 1 महीना चल जाएगी, ख़राब नहीं होगी। अगर बाकी रोटी रखें तो ख़राब हो जाएगी ना, 1 दिन में ख़राब हो जाएगी। तो ये रोटी जो है इसको खमीर लगाया जाता है, तो ये ख़राब नहीं होती, 1 महीना भी आप इस्तेमाल करते रहें तो चल जाएगी। बिल्कुल। अचार है वो इसी तरह है कि वो ख़राब नहीं होगा। मुरब्बा है तो इसी तरह ख़राब नहीं होगा। मिसी रोटी है तो इसी तरह ख़राब नहीं होगी, ठीक है ना। शीरा, गुड़ का शीरा जिसे हम कक्को कहते हैं, मुख्तलिफ नाम दिए हैं, वो ख़राब नहीं होगा। आप उसे गुड़ है ख़राब नहीं होगा। तो वो चीज़ें हैं जो अगर लोग घरों में रखते हैं कि अगर कुछ भी दस्तयाब ना हो तो ये उठा के खा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उससे भी जुड़ी हुई हैं, गुर्बत से भी जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ हमारे नाश्ते के पॉइंट्स बड़े पॉइंट्स नहीं हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सर एक वो रेवाड़ी मोहल्ले की बात की जाती है कि अगर किसी ने कदीमी नाश्ता करना है तो पूरा 50 बंदों को बिठा सकते हैं। नहीं, 50 बंदों को तो नहीं बिठा, लेकिन अब 50 बंदे तो कोई बंदे नहीं है ना, 50 बंदे तो दोस्त भी इकट्ठे हो जाए तो 50 हो जाते हैं, 2 फैमिली से 3 फैमिली इकट्ठी हो जाए तो 50। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल, यहाँ पर जो ढाबे भी हैं
वहाँ 150 बंदे की गुंजाइश क्या होनी आपने एक चाहिए। अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी का एक वो बता दिया, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो एक बहुत अच्छा आइडिया है कि एक अच्छा सिर्फ स्पेसिफिकली नाश्ते का पॉइंट बना दिया जाए। आप हाँ स्पेसिफिक नाश्ते का पॉइंट हो और वहाँ पर ज़्यादा लोगों की बैठने की गुंजाइश हो, बिल्कुल। और ये जो हमारे रिवायती खाने हैं ये वहाँ यहाँ पर दस्तयाब मुतारिफ कराया हैं। जाए, तो बिल्कुल। ये छोटे छोटे ढाबे तो मौजूद है, जैसे आप रिवाड़ी मोहल्ले का जिक्र कर रहे हैं, वो पहचान है, लेकिन आज भी वहाँ 20 आदमी चले जाएं तो बैठने की गुंजाइश नहीं वो होती, गली किधर बंद हो बिठाएं, जाएगी। हाँ जी, किधर बिठाएं। और फिर अगर आप सड़क पर बैठे हुए हैं तो सफाई सुथराई का बिल्कुल, बड़ा पहलू है। बिल्कुल। बाहर से आया हो, चले हम तो गंदगी के आदी हो गए, अब जिन शहरों में सफाई बेहतर हो गई है वो आते हैं, वो कहते हैं भी ये कूड़े पे आपने बिठा दिया। तो ये सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है, इसको ठीक होना चाहिए, नाश्ते के पॉइंट्स मजीद बनने चाहिए, नहीं तो फिर घूम फिर के आप पहुंच जाएंगे ऐसी जगहों पर कि भी फिर होटल में लेके जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, वहाँ पर वो आप उस तरह का रिवायती नाश्ते नहीं कर सकते। रिवायती नाश्ता। इसी तरह अगर आपको एरिया स्पेसिफिक एरियाज़ को मैं आप ले लूँ, जी। कैंट में आपको नाश्ते का कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल। ठीक है ना। अब पता नहीं वहाँ क्यों नहीं, ये जो पूरे कैंट में आपको डोली रोटी कहीं से भी दस्तयाब नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। बहुत वाकई कैंट में आपको डोली रोटी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं, कभी गौर ही नहीं किया इस बात पे। ठीक है। चिकन छोले आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। अब वहाँ आप देखें कैंटोनमेंट है ना, बहुत सारे लोग बड़ी तादाद में दीगर शहरों से आए हुए हैं, बिल्कुल वहाँ रह रहे हैं। जो वहाँ जो रह रहे हैं उनकी एक्सेस तो वो सदर बाज़ार तक है ना, बिल्कुल। वो आगे नहीं आते, नाश्ते का भी सामान वहीं से लेना है जी। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर बिल्कुल। किसी ने बेसिक आपने बहुत अच्छी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों को कैंट बता में दिया। जाके खोलें भाई, वहाँ तो इन लोगों को रुशनास कराएं, डोली की रोटी से रुशनास करवाएं, दाल मूंग से, और अपने जो यहाँ के जो सारे खाने हैं खाबे हैं उनसे थोड़ी सी मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी, आप मार्केटिंग करें अच्छी सी और आपका बिजनेस जो है देखिए वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा। कितना बड़ा एरिया है लेकिन वहाँ कुछ भी दस्तयाब नहीं है, ठीक बिल्कुल। है ना। तो ये अच्छा, इसी तरह अभी हम जो हमारे पॉश एरियाज़ हैं जहाँ कुछ ज़रा बेहतरी आ रही है, तो भाई दुनिया में अब हमारे जो कंपेटिटर्स हैं दुनिया में अगर आप देखें तो इसी फूड इंडस्ट्री में लोग बहुत आगे निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किया क्या है उन्होंने, इनोवेशन की है, इनोवेशन और प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, कि आपके पास वही चीज़ है उसको प्रेजेंट करने का अंदाज आपने बदल दिया। आप देखें हमारे यहाँ छली वो एक ही तरह से खाई जाती है जी, आम है एक ही तरह से खाया जाता है, खजूर है एक ही तरह से। आप ये देखें कि वो आम को प्रेजेंट करने के उन्होंने 15 रास्ते निकाल लिए, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। वो आम से गुठली निकालते हैं, उसको स्टिक में परो देते हैं कि ये आप आम खा रहे हैं। हमारे यहाँ कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। तो वही इर्द गिर्द के जो हमारे खाने हैं उन्हें हमें प्रेजेंट करने का अंदाज बेहतर करना है, इनोवेशन लानी है। खाना तो वही है, ठीक है ना। तो वो एक कमी है जिसको मैं फील करता हूँ। अब आपके दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि जी अगर आपने घुमाने फिराने के लिए फैमिली को आपने खुद जाना है तो किधर जाएं जी, ठीक है। तो अकेले से तो आप बोर हो चुके हैं ना, जो आदि हैं गुजरते आते किले की तरफ आप चले जाते हैं, तो जाहिर है। अब पार्क्स हैं शहर में ना, 2-3 बड़े पार्क्स हैं, ठीक है। अच्छा, आपके जो मेहमान भी आते हैं तो आप उन्हें ले जाते हैं, लेकिन पिछले चंद सालों से हमारे पार्क्स में बड़ी तबाही हुई है। बहुत बड़े बड़े पार्क्स और मिड ऑफ द सिटी बनाए गए थे, ठीक है ना। और उस वक्त जब बनाए गए थे उनके अंदर जू भी था, उनके अंदर हाँ उनके अंदर जो है वो कश्ती रानी के लिए झीलें भी बनाई गई, ठीक है ना जी, और वाटर स्लाइड्स भी थी। उनके अंदर जो है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के झूले भी लगाए गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खंडर में बदल गए, ठीक है ना। तो ये पार्क्स की सूरत हाल ये है, सिवाय जो कंटोनमेंट की झील है वो जो है उन्होंने वो बरकरार रखी हुई है। बाकी हमारे जो शहर के पार्क्स हैं उन पर बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है ताकि हमारे लोग वहाँ विज़िट कर सकें। दूसरा इसके साथ साथ जो है हमारे जो पहचान है, ये पूरा एक अलग मौजू है कि मुल्तान के बागात, ये जो है एक पूरा बिल्कुल। मैं आपको मिसाल दूँ, आम खास बाग आपने नाम सुना होगा। आम खास बाग की पूरी एक तारीख है। मुल्तान के बागात जो है वो किसी ज़माने बहुत मशहूर थे, ठीक है ना, बहुत मशहूर थे। इरफाए आम स्कूल के साथ जो है जो बाग है तहसील वाला, ये बड़ा पुराना बाग, ठीक है ना। तो ये बागात ख़त्म हो गए, इनको भी रिवाइव करने की ज़रूरत है। शहर के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इन बागात की तारीख़ी हैसियत बहाल की जाए तो ये देखने के लायक हैं। उनके अंदर देवड़ियाँ भी बनी हुई हैं, उनके अंदर बैठने की जो है वो जगह भी हैं, तो वो सारी उनकी तारीख़ी हैसियत बहाल की जाए। अभी आप किधर जाएंगे? अभी आप खाने के पॉइंट्स के लिए अमूमन जो है हमारे यहाँ जो रिवाज है, रुझान है, वो ये है कि दरिया की सिमत जो रास्ते निकल रहे हैं
वहाँ पर हमने कुछ रेस्टोरेंट्स बना दिए। बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, जो अवेलेबल है उसी में से देखना है जी, ना। जी। तो दरिया की तरफ हमें 2 रास्ते हमें ले जाते हैं, एक मुजफ्फरगढ़ की तरफ, जी, ठीक है ना, और एक ये हेड मोहम्मद वाला की जी। तरफ। दोनों जाते उधर ही हैं, लेकिन दोनों अलग रूट्स अलग हैं। रूट्स तो हैं। दोनों पर जो है वो अच्छे रेस्टोरेंट्स भी बन गए हैं, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स भी बन गए हैं, और पिकनिक स्पॉट्स भी हैं। मतलब अगर आप वहाँ कहीं रेस्टोरेंट्स में नहीं बैठते तो आप अपना खाना शाना खुद पका के ले जाएं, या वहाँ जाके भी पका लें। बिल्कुल, ठीक तो है ना। आप जो है वो रिलैक्स कर सकते रिलैक्स हैं, कर सकते पूरा हैं, जो आप अच्छा एंजॉयमेंट है। एंजॉय कर सकते हैं, अच्छा, फैमिली वहीं का। से आप लकड़ियाँ शकड़ियाँ तलाश करें, बारबेक्यू करें, बिल्कुल, तो या अंगीठी उठा के ले जाएं, बोनफायर बारबेक्यू अपना सामान एंजॉय ले जाएं, करें रात बोनफायर, को। दिन हो रात हो, बड़ा अच्छा वो दोनों बिल्कुल। स्पॉट्स बड़े अब अच्छे तो हैं। मौसम इस तरह का हो रहा है कि मुजफ्फरगढ़ की जो है ना स्पॉट पर एक बड़ी ज़बरदस्त खूबी है कि अच्छा, ये इन दोनों जगहों पर मछली के भी बड़े पॉइंट्स हैं ना, जी, मछली फ्राई होके आपको मिल रही है। अच्छा, मछली का मुझे हमेशा ये गिला रहा है कि हम मछली एक ही तरह से खाते हैं, ये भी बड़ा मसला है। पूरी दुनिया में मछली जिस तरह खाई जाती है, जितनी रगबत से खाई जाती है, हमारे यहाँ नहीं खाई जाती। उसकी वजह ये कि हम मछली पकाने की रेसिपीज़ इंट्रोड्यूस ही नहीं करवा सके। मछली सबसे ज़्यादा इसकी रेसिपीज़ हैं, लेकिन हम वही या तल के खाते हैं या उसको कहीं बारबेक्यू देख कर के लेते हैं। तो ये जो मुजफ्फरगढ़ की साइड है, ये जब हम दरियाए चनाब को पार करते हैं पुल को, तो बाएं हाथ पे एक छोटा सा जंगल सा आता है। ठीक है, उसके अंदर ना वो मछली वालों ने अंदर चारपाइयाँ रखी हुई हैं, और वो बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। और वहाँ अगर आप जाएं और बाहर से भी कोई बंदा आए तो वहाँ आप बिठाएं तो उन्हें ऐसे लगेगा कि हम किसी और जगह पर आ गए। मैं सर ये बिल्कुल विजिट करूंगा इस संडे इंशाल्लाह कि मैं पॉइंट को ये विजिट करूंगा। मैंने भी नहीं ये देखा हुआ ये वाला पॉइंट जो है नाज़रीन जो सुन रहे बहुत खूबसूरत जगह है। वो दरख्तों के झुंड हैं, उनके नीचे उन्होंने चारपाइयाँ रखी हुई हैं, उनके स्पॉट मछलियों के आगे अगर आप उनके अंदर जाके बैठे तो आप बड़ा इंजॉय करेंगे, बड़ा रिलैक्स होंगे। अच्छा, फिर एक मैं नाम ले देता हूँ, कोई हर्ज नहीं, हमारे यहाँ DHA ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं एक अपना, एक वहाँ पर बेहतरीन माहौल इंट्रोड्यूस करवाया है उन्होंने, गाफ क्लब और इंटरनेशनल गाफ क्लब और उनके साथ रेस्टोरेंट्स। तो वो बाहर से जो मेहमान आए या आप खुद भी जाना चाहें तो वो भी जो है एक अच्छी प्लेस है, वहाँ जाके आप इंजॉय कर सकते हैं, वो भी जो है अच्छा है। तीसरा रुख हमारा जो है वो खानेवाल रोड की तरफ है। तो खानेवाल रोड की तरफ आप जाएं, कादरपुर रामा से आगे, तो कादरपुर रामा से दोनों तरफ से, सड़क के दोनों तरफ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स बने। हमारे यहाँ ये रुझान आया क्योंकि जगह काफ़ी थी ना, तो लोगों के पास जो है वो देहातों में जो जगह पड़ी हुई थी सड़क के किनारे, उन्होंने वहाँ बड़े रेस्टोरेंट्स बना लिए, उसमें खेलने के प्लेग्राउंड्स और बैठने की अच्छी जगह बना ली। तो ये इस तरफ भी जो है वो अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हुए मौजूद हैं। और हाँ, एक और पहलू है कि हमने यहाँ पर, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ बागात हैं, लोगों के पास ज़रूरी ज़मीनें हैं, जो रुझान आया है पिछले कुछ अर्से में कि लोगों ने स्विमिंग पूल बना लिए हैं। जी, प्राइवेट स्विमिंग पूल। जी, प्राइवेट स्कूल हर जगह पे आपको मिल जाएंगे, पूरे किसी भी रोड पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। अच्छा, इस हवाले से भी मुझे अपनी कौम से हमेशा ये गिला रहा है कि हमारी कौम को ना 99.9% लोगों को स्विमिंग नहीं आती। बिल्कुल, ठीक है ना, ये अनफॉर्चुनेट है कि दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता। बेसिक जो है आपको स्विमिंग जो है वो बेसिक नेसेसिटी आपको सीखनी चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। अच्छा, लोग सच्चे हैं कि वो कहाँ सिखाएं। तो अब ये जो स्विमिंग पूल बने हैं, ये एक बड़ा अच्छा ज़रिया है रिक्रिएशन का। कि अगर आपके पास जो है वीकेंड है, आपने छुट्टी कहीं गुजारनी है, तो वहाँ जाया आपको वो 1000 रुपये में ना 1 घंटे में स्विमिंग पूल दे देते हैं कि जी अच्छा आप ये फैमिली के भी हवाले कर देते हैं कि आप यहाँ गुजारें 1 घंटा ना। तो ये एक अच्छी रिक्रिएशन है। पानी के अंदर जब आप वक्त गुजारते हैं तो उसकी एंजॉयमेंट भी डिफरेंट है। आज हमने पूरे मुल्तान की जो है वो सैर की, उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन को रहता है। अभी बहुत कुछ रहता है, लेकिन हमने अपने दूसरे पॉइंट्स की अपने जो है मौजू की तरफ चलना है। हम करंट अफेयर्स को बड़ा तफसीलन डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स में अफगानिस्तान के दरमियान कुछ ट्रू स्टॉक्स हो रही हैं, कुछ हालात कशीदा हो गए थे। अब हम इस पर बैठे और हमने कुछ जो है वो उसके हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने मुल्तान के जो रिक्रिएशनल स्पॉट्स हैं उसके हवाले से तफसीलन गुफ्तगू की। अब हम बात करते हैं, हमारा आज का जो करंट अफेयर्स का बड़ा एक अहम मौजू है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है वो कुछ ट्रू स्टॉक्स जारी हैं। कुछ जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो कह रहे हैं कि हम इसको जो है वो हल करें, मामलात को हल करें, कशीदगी की तरफ ना लेके जाएँ। बुखारी साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि हालात इस नहज तक किस तरह आ गए। ड्यूरन लाइन का मसला काफ़ी अरसे से है, इस वक्त उसको दोबारा क्यों उठाया जा रहा है, और टेररिज्म के हवाले से हमारे साथ वादे किए गए थे कि हम इसको जो है वो कर्व करेंगे, तो रिटर्न में देने के लिए क्यों जो है वो मना किया जा रहा है। जी बुखारी साहब, इस पर ज़रा तफसीलन हमें ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताइएगा कि ये मसाइल किस तरह शुरू हुए और अब इनका हल क्या आपको लगता है, एज एन एक्सपर्ट आपको लगता है कि इसका निकाल दिया जाएगा जल्द अज जल्द, या मामला जो है वो तवील हो जाएंगे, तूल अख्तियार कर लेंगे, तवालत अख्तियार कर लेंगे। देखिए, हल तो ज़रूर निकलेगा जी,
उसकी वजह यह है कि इस खित्ते में बहुत सारे जो ताकतवर ममालिक हैं उनका मफाद वाबस्ता है, और अफ़गानिस्तान जो है वो एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। अमेरिका की भी नज़र है, भारत की भी नज़र है, चाइना की भी नज़र है, पाकिस्तान भी देख रहे हैं। तो पूरी दुनिया ये चाहती है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और खित्ते के बाकी ममालिक को भी फ़ायदा होगा। अफ़गानिस्तान को ख़ुद भी बड़ा फ़ायदा होगा, अगर वहाँ अमन होता है तो वो तेज़ी से तरक्की करेगा। अब पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है वो उनमें बड़ी वेरिएशन रही है, ठीक है। उतार चढ़ाव इतना रहा है कि हम एक तरफ तो हमेशा ये कहते रहे कि अफ़गानी हमारे भाई हैं, अफ़गानिस्तान हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, हमारी जो मगरबी सरहद है हमने उस पर एक भी सिपाही तैनात नहीं किया हुआ, और हमारा जो है बॉर्डर जो है वो हम दोनों तरफ जो है वो रिश्तेदारियाँ हैं, हम इंजॉय करते हैं। ये सूरत हाल जब हम ये भी कह रहे थे उस वक्त भी तलखियाँ भी मौजूद थीं। 60s और 70s की दहाई में भी अफ़गानिस्तान की तरफ से हमारी बाजोड़ एजेंसी पर और बाकी इलाकों पर अटैक हुए थे। अच्छा, जब पाकिस्तान वजूद में आया तो यूनाइटेड नेशंस में मेंबरशिप के लिए जब एप्लीकेशन दी तो सबसे जो मुखालफत एक ही वन एंड ओनली जो है अफ़गानिस्तान था कि उन्होंने मुखालफत की। लेकिन उसकी वजह भी थी वो ये जो हमारा जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर किसी ज़माने ड्यूरेंट लाइन बना और ये कहलाया, तो ये अंग्रेज़ की सेटलमेंट है जिसको हमने फॉलो किया, कि जिसको हमने इंटरनेशनल बॉर्डर तो तस्लीम कर लिया। अब इस बॉर्डर जब तस्लीम कर लिया तो इसकी सेंक्टिटी, उसकी एहतराम जो है वो ज़रूरी है, अफ़गानिस्तान को भी चाहिए कि भाई उसका एहतराम करे। अब हमारे साथ जो है वो हमेशा ये मसला रहा कि भाई भारत के साथ ये उतार चढ़ाव आते रहे। अब 78 में जब रूस ने यहाँ पर यलगार कर दी, रूस यहाँ घुस आया, तो हम तो रूस को नहीं लाए थे ना। रूस यहाँ आ गया, उसने हमला कर दिया अफ़गानिस्तान पर और कब्ज़ा कर लिया, तो हम तो अफ़गानिस्तान की मदद के लिए गए कि उनका कब्ज़ा छुड़ाया जाए। चले अमेरिका आ गया, उसने भी सपोर्ट की, हमने भी सपोर्ट की, अफ़गानियों ने ख़ुद भी जिहाद में आगे आगे खड़े होके जंग लड़ी और अफ़गानिस्तान में रूस का कब्ज़ा ख़त्म हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसका ज़िम्मेदार हमें ठहराया जाए कि जी वहाँ अनरेस्ट हुआ तो पाकिस्तान की वजह से, हम तो भाई वो कब्ज़ा छुड़ाने गए थे। कब्ज़ा छुड़ा के हमने अफ़गानिस्तान पे तो कब्ज़ा नहीं किया, आपके हवाले कर दिया, हमने उल्टा आपकी हेल्प की, और उसके बाद भी जो आपके हालात हुए हमने इकोनॉमिकली हेल्प की, आपको हवाले कर दिया, और उसके बाद जो है वो जो वहाँ रजीम थे उसको अगर तस्लीम किया और उसके साथ लेके चले तो पाकिस्तान ही लेके चला। बिल्कुल, वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज थे जिन्होंने उस रजीम को एक्सेप्ट किया, उसमें पाकिस्तान था। तो हर मरहले पर सपोर्ट की। आज भी दुनिया भर से जो चीज़ें आती हैं हम उन्हें बगैर खोले ट्रांजिट ट्रेड वो सहूलत फराम करते हैं। अब ये सारी सूरत हाल जो है वो अब पिछले काफ़ी अरसे से ना हमारे जो लोग हैं वो भी नोट कर रहे हैं ना, हमारे शहरी भी, ज़ाहिर है उनके भी सेंटिमेंट्स हैं ना। वो देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, अफ़गानिस्तान भारत की हिमायत कर रहा है। बिल्कुल। हमारे जो लोग हैं जो यहाँ ठहरे हुए हैं, जिनको हमने अपने जगह दी है, खुली बाहों के साथ जो है उनको यहाँ ठहराया, कारोबार का हिस्सा बनाया, शादियों में सब जगहों पर वो शरीक हैं, वो भारत जो हमारा वजूद बर्दाश्त नहीं कर रहा वो उसका साथ दे रहे होते हैं। तो वो सेंटीमेंट हमारे भी यहाँ पर बड़े अजीब से हुए लोगों के ना कि यार ये क्या सूरत हाल है। अच्छा, अगर वहाँ आपके कोई आपके रिजर्वेशंस हैं तो आप हमसे बात कर लें, बिल्कुल बैठ कर बात कर लें। हम आज भी अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इसी बुनियाद पे हो रहे हैं ना कि जी आप बताएं। हम तो उनसे सिर्फ एक ही मुतालबा कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो हमले हो रहे हैं दहशतगर्दी के, वो लोग अफ़गानिस्तान से आते हैं, बिल्कुल यहाँ हमले करके वापस चले जाते हैं, तो आप इस सिलसिले को रोकें। और हमारा कोई भी मुतालबा नहीं है। आप भारत के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, अभी ये चाबहार को वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं भारत, और वो अफ़गानिस्तान के लिए ट्रेड करना चाह रहे हैं, हमें क्या एतराज़ है? अगर आप करना चाहते हैं तो करें, ठीक है ना। तो लेकिन हमारे अगर मुल्क के अंदर दरअंदाजी होगी तो उसको हम जो है वो हमारी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, तो हम बर्दाश्त सैचुरेशन पॉइंट भी होता है ना, बर्दाश्त की एक हद होती है। आपने काफ़ी बर्दाश्त की, आप देखें ना वो मुसलसल अगर हमले हो रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसको काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो ये जो अभी रिसेंटली हमले हुए तो उसके बाद इस मसले को हमने भरपूर अंदाज से उठाया और हमने जवाबी कार्रवाई की है अफ़गानिस्तान के अंदर भी और बॉर्डर पर भी। उस पर जो है जंग की कैफियत पैदा हुई। जंग की कैफियत पैदा हुई तो बहुत सारे दोस्त ममालिक ख़ास तौर पर जिसमें कतर और तुर्की ये शामिल थे। तुर्किया उन्होंने कहा कि जी इस पर आपकी जंग बंदी नहीं होनी चाहिए और जंग ख़त्म होनी चाहिए, आगे ना बढ़े।
तो उन्होंने मुज़ाकरात की ऑफ़र की, पेशकश की। पहले कतर में मुज़ाकरात हुए, उससे जंग बंदी हो गई, जंग रुक गई। फिर मॉडलिटी तय करने के लिए तुर्किया में मुज़ाकरात हुए। वहाँ जो मुज़ाकरात हुए तो हमें ये वहाँ से जो चीज़ उभर कर सामने आई वो ये कि अफ़गानिस्तान शायद जानबूझकर ऐसा कर रहा है, हालात ख़राब कर रहा है, और पाकिस्तान को वो ऐसे लगता है कि भारत की ईमा पर किसी एक महाज़राई की तरफ धकेलना चाहता है। भारत ये चाहता है कि जी यहाँ पर अनरेस्ट हो। अब उन्होंने हमसे बराह रास्त जंग करके देख ली, वहाँ नाकामी के बाद वो एक प्रॉक्सी वार लड़ना चाहते हैं अफ़गानिस्तान के ज़रिए। तो ये सूरत हाल है। अभी जो ताज़ा हालात हैं वो ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ फिर मुज़ाकरात का सिलसिला जो ख़त्म हो गया था वो दोबारा जुड़ा, और उसमें अभी ये फ़ैसला हुआ है कि इस जंग बंदी को बरकरार रखा जाए और कोई मॉडल तय कर लिया जाए जिसमें पाकिस्तान की तरफ से ये डिमांड की जाती है कि आप रिटर्न में हमें लिख के दे दें कि आपकी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी दहशतगर्दी के लिए। इस वो मान रहे हैं, तस्लीम करते हैं कि हमारी जो है वो ज़मीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी, तो इसको रिटर्न में लिख के देने में क्या हर्ज है? क्यों वो जो है वो उसको उस तरह नहीं देना चाह रहे? मसला है इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, जी, TTP का, कि जो इन सारे हमलों में मुलव्वस रही और उसके साथ पाकिस्तान का लफ्ज़ भी जुड़ा हुआ है। जी। अच्छा, अब वो अगर इसको डिस्कस कर लें कि वो अफ़गानिस्तान ये कहता है कि वो उनको ना TTP ने बड़ा सपोर्ट किया वहाँ पे, क्योंकि उनके अपने इंटरनल फैक्शंस भी हैं उसमें। बिल्कुल। अच्छा, वो शायद उस TTP के भी खिलाफ नहीं जाना चाहते। वो एक स्टेक होल्डर है वहाँ पर ना, उसको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो वो लिख के इसलिए नहीं देना चाहते कि कल को कोई बाइंडिंग ना हो, तो वो जो भी नया दरवाज़ा खोलना चाहें तो उसको खोल लें। तो अभी तो वो क्योंकि उसमें मीडिएटर्स भी शामिल हैं, बिल्कुल सालिस होंगे, तो वो भी जोर देंगे कि भाई ये आपने लिख के दिया था तो भाई कैसा हो रहा है। तो अभी दूसरा ये पहलू है कि उसमें भारत जो है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है इन मज़ाकरात में भी ना। भारत की ये मंशा शामिल है कि वो ट्रेड जो है वो चाह बाहर के ज़रिए करे और पाकिस्तान को एंगेज रखे। पाकिस्तान देखिए ना, वो वहाँ से तो कोई ढका छुपा मामला है नहीं। उन्होंने तो खुल के कहा है कि हम पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ हैं, हम पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर देंगे, हम इनका जीना हराम कर देंगे, इनका पानी बंद कर देंगे, इनकी रोटी बंद। मतलब ये हमसायों का ये कभी सलूक होता है। और इस तरह का स्टांस, एक बिलिजरेंट स्टांस ले लेना एक आपके हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़, और यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि यूनाइटेड नेशंस कहाँ पर है, दूसरे कंट्रीज़ कहाँ पर हैं, सालसी का किरदार अदा कर दिया जाता है कि जंग बंदी हो जाती है, उसके बाद मुस्तकिल हल के लिए क्यों नहीं जा रही दुनिया? देखें, हम भी ये कहते हैं कि भी वो दुनिया का ज़मीर क्यों नहीं जाग रहा। कश्मीर, आपने अपनी जंग खुद ही लड़नी होती है, ठीक है। अगर आप इंतज़ार करेंगे कि कोई आके हमारा मसला हल करवाएगा, कोई आके जो है वो हमें कोई ख़िता लेके देगा, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। दुनिया का असूल है और रोज़े अज़ल से है, ठीक है। अगर आपने जंग लड़नी है तो अपनी जंग खुद लड़नी है, चाहे वो सर्वाइवल की हो चाहे इन्वेजन की हो, ठीक है। आपने अपनी जंग खुद लड़नी है, हमने अपने आप को तैयार करना है, ताकतवर बनाना है। अभी ये ताज़ा भारत के साथ जंग हुई ना, इससे पहले भी 47 में, 65 में, 71 में सारी वार्स हुई, कोई आया मदद के लिए? कोई भी नहीं आया। उल्टा आर्म्स जिनको फरोख्त, अब भी हमने जंग लड़ी है ना, जंग आपने अपनी खुद ही लड़नी है, ठीक है ना जी। अगर हम ये कहें कि अब ये फ़लस्तीन में क्या हुआ, ईंट से ईंट बजा दी ना, बिल्कुल ट्रू स्टॉक्स हुए, ईंट से ईंट बजा दी जी, उसके बाद फिर उसके खिलाफ वर्जी कर दी गई और कोई नहीं पूछ रहा। तो कौन, अगर हम ये इंतजार करें कि जी वो दुनिया जागेगी और वो आके वो तो जंग बंदी के लिए आते हैं मैक्सिमम ना, कि चलें जी ठीक है जी, सीज़ फायर कर लें और बैठ के आपस में कोई नेगोशिएशन कर लें, जो जंग के बाद का मरला होता है बिल्कुल ना। तो जंग के बाद के मरले में तो लोग शामिल होते हैं, जंग में जो है वो कम ही लोग दाखिल होते हैं। और मुल्कों की जंगों में तो अमूमन जो है ये होता है कि आपने अपनी जंग जो है वो खुद लड़नी है, या फिर आपने अपने आप को इतना ताकतवर बनाना है और इतना ताकतवर साबित करना है कि बाकी फोर्सेस मजबूर हों कि वो आपके साथ खड़ी हों। मिसाल के तौर पर यूरोपियन ममालिक ने आपस में माहदे किए हुए हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, कि भाई वहाँ पर जो है उन्होंने यूरोपियन यूनियन बना के अपने आप को इकट्ठा किया है, अमेरिका ने नेटो बना के अपने लिए एक और ताकत खड़ी की है। अब हमारे साथ जुल्म ये हो रहा है कि हम जिस खित्ते में बस रहे हैं, हमारे साथ अलमिया ये हो रहा है बिल्कुल। इस खित्ते में हम सार्क बनाते हैं तो उसे नहीं चलने दिया जाता। हम अगर यहाँ पर कोई सोचें कि यहाँ पर कोई एक अलाइंस होना चाहिए, डिफेंस पैक्ट भी होना चाहिए, बिल्कुल, तो किससे करें? भारत से करें, अफगानिस्तान से करें, ईरान से करें, किससे? मतलब हमारे यहाँ तो वो वायरल हो जाती है ना कि बातें इंटरनेशनल स्फेयर्स में, आप भी पढ़ते होंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आ गए वो ऑर्गेनाइजेशन फिर डिफंक्ट हो जाती है। जब
वो ऑर्गेनाइजेशन जब बन रही होती है तो उसमें भी ये तय हो रहता है किन किन चीज़ों पे हमने बात नहीं करनी, बजाय इसके बिल्कुल ये कि तय किस पे हो बात करनी है, अपने मसाइल का हल निकालना है, वहाँ पर पहला मसला ये रखा जाता है कि इन मसाइल पे बात नहीं की जाए। बायलैटरल मामलात हैं जी, ये तो तंजीमी सतह पर डिस्कस नहीं होंगे, फिर किधर हल होंगे ना। तो ये हमारे साथ जो है पहले दिन से ये काम हो गया कि भारत ने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया और उन्होंने इस ख्वाहिश को अपने दिल में बसा लिया कि पाकिस्तान एक दिन थक हार के वापस आएगा और हमारा हिस्सा बनेगा। ये पहले दिन से उन्होंने कहा और आज तक वो इस पर जो है वो कारबंद हैं कि जी हम भारत का ये कहता है और ऐलान कहता है कि हम पाकिस्तान को इतने मुश्किल हालात में धकेल देंगे कि जी वो मजबूर हो गए। ये तो अल्लाह का शुक्र है, देखिए ना उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। 47 में, 65 में, 71 में आपने हमें मजबूर करके एक मुल्क का हिस्सा अलग करवा दिया, ठीक है ना जी, इस हद तक जो है। और आज भी अगर नरेंद्र मोदी की आप पिछली ताज़ा तकरीरें उठा के देखें, आप कहेंगे कि भाई ये क्या बात है, कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ ऐसी बात कर सकता है? ठीक है, हम चाहे जिस सतह पर भी हों, हम तो ये नहीं कहते कि हम भारत का पानी बंद कर देंगे, उसकी खुराक बंद कर देंगे, वहाँ के लोगों को मार देंगे, हम तहस नहस कर देंगे, हम एटम बम चला देंगे, ऐसा तो कुछ हमारे यहाँ तो जो भी प्राइम मिनिस्टर्स आए उन्होंने यही कहा कि आप हमारे साथ बैठें, मिलकर मसाइल का हल निकालते हैं ताकि दोनों तरक्की कर सकें। अच्छा फ़र्ज़ करें एज एन एक्सपर्ट मुझे ज़रा एक तस्वीर खींचें सर कि आज हमारे मामला ठीक हो जाते हैं दोनों ममालिक के आपस में, इसी के साथ हमारे अफ़गानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात जो है वो कुछ बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे लिए कितनी बड़ी इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी और हम किस तरह जो है वो तरक्की कर जाएंगे? ये सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा, इस पूरे खित्ते के लिए होगा। आप देखें ये खित्ता जो है साउथ एशिया आगे क्यों नहीं जा रहा, ठीक है ना, इसलिए कि हम आपस में जो है वो उलझे हुए हैं। जब अगर मामलात ये ठीक हुए तो अच्छा हम दो फरीक हैं, अगर कोई कारोबार करना चाहते हैं तो अगर हमारे दरमियान कोई तनाज़ा है तो हमारा कारोबार कैसे हो सकता है? पहले तो उस तनाज़े को हल होना चाहिए ना, जिस बुनियाद पे आप आपस में बैठ के तय करें, किसी तीसरे बंदे को चौथे बंदे को बुला के सालिस बिठा लें, उस तनाज़े को हल करें ताकि आप आगे कारोबार कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो अगर ये चीज़ें सेटल होती हैं, इसलिए तो हम कहते हैं कश्मीर का मसला बैठ के आप जिस फोरम पे कहते हैं उस फोरम पे हल करने की कोशिश और उस यूनाइटेड नेशंस में आप ही गए थे पहले, खुद लेके गए आप, और तो अब उनके अब अगर कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो कैसे तिजारत हो सकती है? बिल्कुल। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई ये दुनिया की आधी आबादी इसी खित्ते में पड़ी हुई है, ठीक है ना, और ये खित्ता गुर्बत का शिकार है। इसको तो इतना तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए कि पूरी दुनिया की नज़र इसी खित्ते पर होती है कि ये सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक है। हम जो है अपने लोगों को रोटी नहीं दे पा रहे। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी सूरत हाल ठीक है। आप भारत जाके देखें, वहाँ लाखों लोग प्लेटफार्म पर, सड़कों पर सोते हैं, ठीक है, तो ऐसा मंजर कहीं भी नहीं है ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा वो शायद वहाँ पता नहीं क्या पिक्चर पेंट की जा रही है, वहाँ ये बताया जाता है कि जी पाकिस्तानियों के पास रोटी नहीं है, 2 वक्त की रोटी है। भैया अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ा, ये जो पिछले 5-7 साल गुजरे हैं, हमारी करेंसी डीवैल्यू हो गई ना, उसकी वजह से ये इम्पैक्ट आ गया। अदरवाइज़ तो हमारे लोग जब भारत जाते थे तो उनको समझा जाता था कि ये बड़े सेठ आ गए। सर इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे कुछ चीज़ें चल रही हैं उस हवाले तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे। सर हम बात कर रहे थे भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस की। हमारे यहाँ जब भी कोई मसाइल होता है तो हमारा कुरा जो है वो वहीं से निकलता है कि वहाँ से जो है वो हालात जो है वो ख़राब किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है परपेचुअल पीस के लिए, हमें चले हम अफ़गानिस्तान के इशू को जिसको हम डिस्कस कर रहे थे उसको डिस्कस करते हैं कि उसके लिए मुस्तकिल हल के लिए अब हमें ट्रू स्टॉक के बाद आगे क्या करना चाहिए? आज अगर ये फ्री कैन मान जाते हैं उसके बाद हमें हालात जो है वो बेहतर किस तरह करने चाहिए? देखिए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है एक दूसरे के लिए लाजिम मज़ूम है जी, इसलिए कि हम 2640 किलोमीटर का बॉर्डर एंजॉय करते हैं दोनों तरफ ना। तो जब इतना बड़ा बॉर्डर हो, ठीक है, और लैंडलॉक कंट्री है अफ़गानिस्तान ना, उसको समंदर का रास्ता नहीं मिलता, और सारी ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के ज़रिए होती है। तो अफ़गानिस्तान इस मरले पर ये सोचता है कि जी ठीक है जी, मैं पाकिस्तान का ऑप्शन क्लोज़ करके मैं बाकी ऑप्शंस की तरफ जाता हूँ। तो चला जाए, देखेगा तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना नुकसान उसको हुआ है। तो एक तो ये है कि ऑप्शन इसके अलावा कोई नहीं है कि हमें एक दूसरे के साथ बेहतर अंदाज से रहना चाहिए, एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए, एक दूसरे के लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए। हम आज तक क्या कहते रहे हैं, आज भी ये कहते हैं कि अफ़गानी हमारे भाई हैं जी, ठीक है ना,
उनके साथ हमारे बड़े क्लोज रिलेशनशिप हैं, हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम तो भाई एक ही मुतालबा कर रहे हैं ना कि आपके मुल्क से हमारे ऊपर ये जो दहशतगर्दी के एलिमेंट्स हैं इनको रुकना चाहिए, दरअंदाजी रुकनी चाहिए, मदाखलत नहीं होनी चाहिए। सर अवाम में जब हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम अपना पेट काट के सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको जगह दे रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हमने पूरे खुले दिल से उनके लिए हमारे जो है वो दरवाज़े खोल दिए, घरों के दरवाजे खोल दिए, वहाँ पर अवाम के अंदर ये पेनिट्रेशन किस तरह हो गई कि पाकिस्तान जो है वो शायद हमारा कोई दुश्मन मुल्क है और पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जो बेहतर नहीं होने चाहिए। सॉफ्ट पावर की कमी थी हमारे यहाँ, उस तरह फिल्में नहीं अफगानिस्तान के अंदर कैसे डेवलप हो गई? जी अच्छा, पहले तो ये आप देखेंगे, अभी आपने कहा ना कि हम खुले दिल के साथ तकरीबन 5 मिलियन 50 लाख लोग हैं जिनको हमने यहाँ पर अकोमोडेट किया। जी, दुनिया का कोई मुल्क ऐसे करके दिखा दे, ताकतवर मुल्क भी हों, यूरोप को आप उठा के देख लें, अमेरिका को उठा के देख लें, इसी तरह अपने बॉर्डर खोल दे के जी आ जाएं जी आप, 50 लाख लोगों को अकोमोडेट किया कि जी आएँ जी, वो उनको फिर उन पर जो कदगन थी वो भी ख़त्म हो गई कि वो पूरे मुल्क में घूमते फिर रहे, जहाँ मर्जी जाकर कारोबार कर रहे थे। वहाँ की जो बात है, आपने कहा कि वहाँ ये सेंटीमेंट कैसे डेवलप हो गया, उनके अंदर, लोगों के अंदर ये नफरत कैसे डेवलप हो गई, ये भारत की कारस्तानी है। वहाँ पर उसने ये लोगों के अंदर ये नफरत पैदा की। भारत ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है अफ़गानिस्तान के अंदर, लोगों के अंदर ये नफरत पैदा की है कि भारत के अफ़गानिस्तान के अंदर जो अनरेस्ट है और अफ़गानिस्तान के अंदर जो गुर्बत है, अफ़गानिस्तान के लोगों को जो राइट्स नहीं मिल रहे, इसके पीछे पाकिस्तान है। कैसे कि जी वो 78 में जब रूस आया तो ये पाकिस्तान आ गया, वहाँ पर ये जंग से तहस नहस हो गया, फिर अमेरिका आया, फिर अमेरिका ने वहाँ जंग लड़ी तो पाकिस्तान उसका हिस्सा था, तो वहाँ पर जो है तहस नहस हो गया, इसलिए ये ख़राबी हो गई। तो पिछले 4 दहाइयों से अफ़गानिस्तान के अंदर जो खाना जंगी है और वहाँ पर जो कुछ हुआ है उसमें पाकिस्तान का अमल दखल है। भाई हमारा अमल दखल है, हमारा तो बेहतरी के लिए अमल दखल है ना। अच्छा, हम ना जाते तो रूस ने तो आप पे कब्जा कर लिया था ना। बिल्कुल, अगर हम ना जाते वहाँ लड़ने के लिए, अमेरिका ना आता तो रूस ने तो कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान, आज रूस की हुकूमत होती वहाँ पर। बिल्कुल, ठीक है ना। तो भाई हमने तो जाके आपको आज़ाद करवा के दिया। आप फिर हुआ ये कि इसमें थोड़ी सी कोताही जो है वो अमेरिका की भी रही। जब अमेरिका यहाँ से क्लोज़ करके जा रहा था तो हमने अमेरिका से कहा था कि भाई ये आप क्यों जा रहे हैं, ठीक है ना, ये आप ओपन जो है इसको, इस कॉर्नर को छोड़ के जा रहे हैं तो इससे मसाइल पैदा होंगे। फिर आप एक बड़ा असला जो है वो 7-8 अरब डॉलर का असला जो है वो अफगानिस्तान में छोड़ गए। तो आप इसको छोड़ के जा रहे हैं और यहाँ से आप निकल रहे हैं तो यहाँ पर इन लोगों को वो असला भी मौजूद है और लड़ाई भड़ाई का आपने आदी कर दिया, तो यहाँ बड़े मसाइल पैदा होंगे। आप इनको जब तक यहाँ सेटलमेंट्स नहीं होती, चीज़ें तय नहीं होती, उस वक्त तक आप ना निकलें। लेकिन अमेरिका जल्दी में निकल गया, उसके असरात जो है वो हम अभी तक भुगत रहे हैं। तो ये बड़ी ताकतों को भी सोचना चाहिए कि ऐसी सूरत हाल में क्या करना है, लेकिन वो कभी भी नहीं सोचती, वो अपने मफादात का देखती हैं। अब हम आज भी ना ये इन सेंटीमेंट्स को, अच्छा हमें पहले बड़ी हैरानी हुई जी, ये अफगानियों के सेंटीमेंट्स से हमें बड़ी हैरानी हुई। अच्छा, हमारे लोगों ने तस्लीम भी नहीं किया। भाई उनकी क्रिकेट टीम हमारे साथ खेलने आई, उनका जो रवैया था, पहले तो वो लोग हैरान हुए कि यार फलां बंदा हुआ वो प्लेयर ठीक नहीं है, वो क्यों कर रहा है ऐसे ना, हम तो उनके भाई हैं। फिर जब उन्होंने हमारे मैचेस में हमारे मुखालफिन को सपोर्ट करना शुरू किया तो उस पर भी हमारे लोग बड़े हैरान हुए। पाकिस्तान के अंदर तो कोई नफरत नहीं है ना अफगानिस्तान के हवाले से, ठीक है ना। हम तो सिर्फ ये इन कार्रवाइयों के खिलाफ बात कर रहे हैं ना। पाकिस्तान के अंदर अफगानियों के हवाले से कोई नफरत नहीं है, पठानों के हवाले से कोई नफरत नहीं है। इसी तरह आप ये देखें, आप भारत का मीडिया देख लें, भारत के लोगों की गुफ्तगू देख लें, तो वहाँ नफरत है। बिल्कुल नफरत है। हमारे यहाँ तो कोई, बिल्कुल भाई वो जो भारत में बसने वाले वो भी हमारे भाई हैं, बिल्कुल ठीक है ना, वहाँ हमारे हमसाए हैं। हम यहाँ तो कोई नफरत का एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है ना। हम तो तनकीद करते हैं तो भारतीय पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं। बिल्कुल वहाँ जो है जब भी बात होगी कि जी पाकिस्तानियों का पानी बंद कर दें, पाकिस्तानियों का खाना बंद कर दें, ये इस किस्म के लोग हैं, ये इस किस्म के लोग हैं। भाई हम किस किस्म के लोग हैं? हमने तो कभी आपका बुरा नहीं चाहा, हमने तो कभी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई, आपके साथ बैठ के मसाइल का हल निकालने की आपके साथ तरक्की करना चाहते हैं। आप मिलकर बैठने को तैयार ही नहीं है। आप कहते हैं कि हम इस खित्ते का बड़ा मुल्क हैं, अल्लाह ने आपको बना दिया, आपका क्या कमाल है, अल्लाह ने रकबा दे दिया, आबादी है, चलें 1.5 अरब की आबादी है फॉर एग्जाम्पल। अगर आपके पास इतनी बड़ी आबादी है तो अल्लाह की नवाजिश है ना कि इतनी बड़ी आबादी है आपके पास, तो आपको तो एक बड़े का किरदार अदा करना चाहिए था इस पूरे खित्ते में। हम सब अगर यहाँ किसी मोहल्ले में कोई बड़ा आदमी मौजूद हो, कोई बुज़ुर्ग मौजूद हो, ताकतवर बंदा मौजूद हो, उसकी जो प्रोटेक्शन है और उसकी जो पनाह है, उसके असरात सारे मोहल्ले को महसूस होते हैं। कोई उस तरफ जुर्रत नहीं करता आंख उठाने की। वो कहते हैं यार फलां बंदा इस इलाके में रहता है, ख्याल करो। भाई आप अगर बड़े थे तो हमें एहसास तहफ़्फ़ुज़ होता
आज इस खित्ते के सारे ममालिक भारत से ही खौफजदा है, आपसे तंग है, आपसे खौफजदा है कि भाई पता नहीं आप किस वक्त किस पे। हम तो चलो हमने हिम्मत की, हमें 70-80 साल लगे अपने आप को संभालने में ना, इस पोजीशन में ले आने में कि हम भारत को मुंह तोड़ जवाब दे सकें, ठीक है ना। अदरवाइज आपके जो इर्द गिर्द ममालिक है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, आपने उनको तो पीस के रख के दिए, ठीक है ना। आप कहते, ये अलग कहते हैं हम 2 कश्तियां भेजे हैं जाके कब्जा कर लें उस मुल्क पे। और यही जहानत जो यही इनके खाम ख्याली हमारे बारे में भी थी कि हम लोग कर लेंगे, और हमने जो है वो आगे से मुंह तोड़ जवाब दिया। और तो भाई पता है कि आप चौधरी नहीं है इस खित्ते के। अच्छा, दूसरा ये है कि आप ये नफरत के बीज क्यों बो रहे हैं ना, आप नफरत के बीज बो रहे हैं, उसने तनावर दरख्त बनना है, फिर वो नफरत, जैसे देखिए ना अफगानिस्तान में दहशतगर्दी हुई, वो छोटी सतह पे, अब वो तनावर दरख्त बन गई ना, दहशतगर्दी के असरात वहाँ आपके अपने मुल्क में फैलने हैं। यहाँ भी अगर आप जो नफरत के बीज बो रहे हैं, जब वो नफरत का दरख्त बनेगा तो उसके असरात आपके अपने मुल्क में फैलेंगे। अब क्या हुआ, भारत ने बड़ी जदोजहद की अपने आप को सेकुलर मुल्क साबित करने की, बिल्कुल बहुत मेहनत की उन्होंने, और दुनिया में अपना एक मंजर बनाया था, वो सारा तहस नहस हो गया। अब पूरी दुनिया ये कहती है कि वाह हिंदुत्व के लिए काम होता है, आप हिंदुइज्म के लिए, आप अब अलग अगर वहाँ ये कहा जाए कि अगर आपने यहाँ रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा वरना निकल जाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपका इम्पैक्ट जो है, अब हमें तो कुछ नहीं हुआ, आपकी जो इम्पैक्ट था, आपका जो एक बरसों की मेहनत थी वो नलेफा होगी, बिल्कुल ईंट बच गई है उसकी, ठीक है। अब कहीं भी दुनिया में जाके आप पूछें भारत के हवाले से, वो ठीक है कि आप एक बड़ी मार्केट है, आप एक बड़ी इकोनॉमी है, तो इस वजह से आपको अहमियत दे दी जाती है, लेकिन आपके हवाले से राय क्या है, वो तो बड़ी तासुर था वो यकसर बदल चुका है। बल्कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है उस पर काफ़ी, इससे पहले वो हम पर तनकीद करते थे कि जी ये एक्सट्रीमिज्म है यहाँ पर, और मजहबी इंतहा पसंद हैं, और जनाब ये, और वो खुद अपना मंजर ये पेश करते थे जो हम तो सेकुलर मुल्क हैं, हमारे यहाँ तो सबको मजहबी आज़ादी है, मज़हब का नामो निशान नहीं है, ठीक है ना जी। तो वो उलट हो गया, और अब वो आगे देखिएगा आप, आगे भारत को अपने वजूद के हवाले से मुश्किलात हो जाएंगी। हम नहीं चाहते, हम कब कहते हैं कि भाई हम उन लोगों के खिलाफ नहीं हैं, वो हमारे हमसाए हैं, लेकिन जो कुछ आप वहाँ पॉलिसी अडॉप्ट किए हुए हैं वो आपके वजूद के लिए खतरा शुरू हो, एंट्रेंच कर चुकी है ये पॉलिसी, आम पब्लिक तक भी जो है वो अब उस तरह, मतलब आपने देखा इसी जंग में हम हमारे साथ सिख जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है ना। जो सिख कम्युनिटी है इस जंग में वो क्या कह रही थी, वो कह रही थी भैया आप हमें क्यों पाकिस्तान से लड़वा रहे हैं, बिल्कुल हमारा तो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ अच्छा ताल्लुक है, हमारा तो मक्का मदीना है, हमारे तो उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप है, हमारे तो रास्ते उन्होंने खोल दिए, तो आप हमें क्यों, आपने जंग लड़नी है तो अपने इलाकों में जाके लड़े, बॉर्डर पे हम बैठे हैं हमें आप धकेल देते हैं। तो आप देखें, अच्छा अब आप देखें खालिस्तान के लिए वोटिंग हो रही है कनाडा में, अमेरिका में, ठीक है ना जी, वहाँ अब वहाँ पर जो 14 रियासतों में इस वक्त आज़ादी की तहरीक चल रही है, ठीक है, कोई आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप फील करते कि वहाँ पर ये हालात हैं तो आप चीज़ों को डिफ्यूज़ करते, उनको साथ लेकर चलने की कोशिश करते, लेकिन आपने जो इंतहा पसंदी फैलाई, आपने वो एक नफ़रत का बीज ऐसा बोया कि अब वो जिस मज़हब का भी मानने वाला है वो महसूस कर रहे हैं, बाकी मज़ाहिब को छोड़ें, आपके अपने जो अकीदे हैं, बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर भी आपने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। बुखार साहब बहुत शुक्रिया, आज हमने तफसीलन गुफ्तगू की पाकिस्तान के इस खित्ते के बारे में, और पाकिस्तान को इस पर क्या करना चाहिए, ख़ासतौर पर अफगानिस्तान के साथ हमें मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालना चाहिए। और जैसे आप बता रहे हैं कि ये मसाइल जो है वो हल इनका लाजमी तौर पर निकलेगा, क्योंकि हमारा लाजिम मलजूम है पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि लैंड ऑफ कंट्री है। इसी तरह भारत को भी ये चाहिए कि खित्ते का जो है वो चौधरी बनने की कोशिश ना करे, मिल बैठ कर मसाइल का हल निकाले। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान के हालात हाज़िरा पे, और तफसीलन गुफ्तगू की इस पूरे खित्ते के हवाले से कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो किस तरह के हालात से वो जूझ रहा है, और पाकिस्तान किस तरह जो है इसमें कामयाबी हासिल कर सकता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी साहब, जो कि राइटर हैं, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए लिखते हैं। इस वक्त तक उनकी 5 किताबें जो हैं वो छप चुकी हैं। इनसे आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि बच्चों के लिए कहानियाँ किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह जो है वो उनकी हेल्प करती है, नशो-नुमा में किससे हेल्प करती हैं, और ख़ास तौर पर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे जो हैं वो डिजिटल वर्ल्ड में स्टोरीज़ तो सुन रहे हैं,
किताबों की कमी क्यों है, अदब की तरफ हमारे बच्चे जो हैं वो उस तरफ क्यों नहीं आ रहे, किस तरह उनके अंदर रुझान पैदा किया जा सकता है। इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद साद साहब, जो कि डेंटिस्ट हैं। इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिक ओरल हाइजीन क्या है। कुछ लोगों में मिथ्स पाई जाती हैं कि दांत साफ़ नहीं करवाने चाहिए, डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए, कुछ जो है वो गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरह के जो बेसिक मिथ्स हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, कैसे हैं? आई एम फाइन तेहम, आप ठीक हैं? जी खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं सर आप। थैंक यू सो मच बतौर सर, सेम टू एंकर। यू, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया जी, मेहरबानी। अच्छा जनाब, जैसे मैंने बात की बेसिक पहले क्वेश्चन को हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चों के लिए कहानियाँ उस तरह अब क्यों नहीं लिखी जा रही। सूफ़ी तबस्सुम साहब थे जो बच्चों के लिए काफ़ी मशहूर राइटर थे, अब क्यों नहीं है उस तरह के? वैसे इन जनरल भी हमारे पास राइटर उस तरह के मशहूर राइटर्स नहीं है, लेकिन ख़ासतौर पर बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही कोई इस तरह का बड़ा नुमाया नाम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रोही टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज गुफ्तगू के लिए जो मौजू मुंतखब किया है वो आज का गर्म केक है। वालिदैन बहुत परेशान हैं और उनकी परेशानी भी हक बजानिब है। वो फ़िक्रमंद हैं कि बच्चे किताब से दूर हो गए, और आप भी जो सवाल दर हकीकत करना चाहते हैं वो यही है कि माजी में बच्चों के बड़े अच्छे लिखने वाले लोग थे, नामवर लोग थे, जो स्पेसिफिक बच्चों के लिए लिखते थे, और ना सिर्फ वो कहानियाँ लिखते थे बल्कि बड़े बड़े नावल लिखे जाते थे। पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है, यहाँ बच्चों के बड़े नावल निगार पैदा हुए जिन्होंने तारीख़ रकम की। उनमें हमारे मुल्तान के मज़हर कलीम एम.ए. हैं और झंग के इश्तियाक अहमद साहब हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। मैं अपने ख़ित्ते के 2 नाम जो नामवर नाम हैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। तो मुल्तान में भी प्रोफेसर हुसैन सार साहब ने लिखा, इकबाल अरशद साहब ने लिखा। एक बड़ी खेप थी बच्चों के लिए लिखने वालों की। बच्चों के लिए लिखना, सच्ची बात जो ये है कि बच्चों का खेल नहीं है। हर कोई लिखने वाला बच्चों के लिए नहीं लिख सकता, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, और ये मुश्किल काम आज से 20-30 साल पहले तवातुर से होता था, तसलसल के साथ होता था, बाकायदगी से होता था। तब बच्चों के रसाइल भी बहुत ज़्यादा छपते थे। पाकिस्तान में एक वक्त में 80 से ज़ायद रसाइल छपते थे, और उनमें वो रसाइल जो थे हर माह मार्केट में आते थे और उनकी डिमांड होती थी। आपको मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे बचपन के रसाइल थे आँख मचोली, तालीम व तरबियत, फूल। हम इन रसाइल के लिए हॉकर के पास कई चक्कर लगाते थे बुक स्टॉल पे कि क्या हमारा रिसाला आया, क्या हमदर्द आया, नौनिहाल आया, क्या तालीम व तरबियत आया, क्या आँख मचोली आया, क्या फूल आया, और हमें 4 तारीख को 5 तारीख को जाकर वो रसाइल मिला करते थे। सवाल का जो नतीजा जो मैं आपको निकालना चाहता हूँ कि दुनिया में मीडियम चेंज हो गया। अब प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई। डिजिटल वर्ल्ड जिस पे हम जी रहे हैं, जिसको हम कहते हैं हम एक गांव में जी रहे हैं, हम दुनिया एक गांव में सिमट ग्लोबल के रह विलेज गए। में मैं उससे भी आगे कहता हूँ, ये अब ग्लोबल हंट बन गई है। अब ये हुआ कि मैं अभी एक रिसर्च पढ़ा था कि 2023 में यूनिसेफ ने एक सर्वे किया पाकिस्तान के लिए, तो पता चला कि 48% बच्चे पाकिस्तान में अभी भी पढ़ते हैं, मगर वो किताब से नहीं पढ़ते। कहानियों की किताब, कहानियों का रिसाला, उससे नहीं पढ़ते, बल्कि वो नेटफ्लिक्स से पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, और बल्कि उससे एक कदम आगे वो जो कहानियाँ हैं वो ड्रामाटाइज हो गई हैं। यानी आप ये देखें उन पर यूँ समझ लीजिए कि एनिमेशंस आ गई हैं, चीज़ें आ गई हैं, वो उसको ज़्यादा दिलचस्पी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उनकी दिलचस्पी का मरकज़ जो है कहानी है, वो कहानी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 600 साल पहले ज़िंदा थी। यानी ये सब की कहानियाँ जो हम पढ़ते हैं, लालची कुत्ता, लालच बुरी भला है, इसी तरह मुख्तलिफ कहानियाँ, ये सब की कहानी है। हम ये देख रहे हैं कि बच्चे कहानी सुनना चाहते हैं, मगर वो अब उसकी शक्ल बदल गई है, वो कागज़ से नहीं पढ़ना चाहते, वो सुनना चाहते हैं। अच्छा, और वो देखना चाहते हैं। इसी में बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि अगर बच्चा कहानी सुनना चाह रहा है, उसका मीडियम चेंज हो रहा है, तो ठीक है वो किताबी निसब जो हमारे यहाँ स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही हैं तो वो वहाँ पर वो पढ़े, और डिफरेंट मीडियम से जो उसको इखलाकी सबक हमें देने हैं कहानियों की सूरत में, वो हम किसी डिफरेंट मीडियम से देने। ज़रूरी थोड़ी है कि हम वो स्कूल कॉलेजेस में भी किताब पढ़ के आए और घर में भी हम उसको तलकीन करेंगे यार किताब पढ़ो। वो कहते हैं मैंने विंडो ऑन करना है, मैंने रिलैक्स करना है, मैं डिफरेंट मीडियम का इस्तेमाल कर लूँगा। ये बात ठीक है आपकी, और मेरे ख्याल में इस हवाले से हमें बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, हमें उन्हें ताउन देना चाहिए, अपना उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, यहाँ एक बात और भी है कि मैं ये चाहता हूँ कि किताब जो दरहकीकत तख़य्युल पैदा करती है, कहानी के मरकज़ी किरदारों से बच्चों में खुद एतमादी पैदा होती है।
बच्चे हिम्मत से, दिलेरी से, जवामर्दी से उस हीरो को फॉलो करते हैं। देखिए, इंसान ने जब देखा कि परिंदा उड़ता है तो फिर उसने कोशिश की वो भी उड़े, और आप आज देख रहे हैं कि लोग 8-8 फुट 7-7 फुट की ऊंचाई पे उड़ रहे हैं मशीनों के ज़रिए से, है जी, जो जदीद दौर के हालात हैं उनके ज़रिए से उड़ रहे हैं। इसी तरह जब इंसान ने कहानी में भी पढ़ा कि मैं उड़ूं, और उसने कोई कहानी पढ़ी तो उसने उड़ने की कोशिश की। आप देख लें, राइट ब्रदर्स ने जहाज़ बना लिया, और वो पहले उन्होंने अपने ऊपर पर बनाए, फिर छलांगे लगाई, फिर इस तरह करते करते वो ज़्यादा। इंसान ने देखा कि माई है जो चांद पे बैठी है, और वो उड़न खटोले जो है ना वो चांद पर पहुंच रहे हैं, चांद की बुढ़िया है, तो वो चांद तक पहुंच गया, मरीख तक पहुंच गया। तो कहानी जो है वो जिंदा है, और उसको पढ़ने के लिए किताब बेहतरीन ज़रिया है। ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड में आप स्क्रीन से कहानी पढ़ें, मगर किताब जो लुत्फ़ देती है, जो उसका लम्स है, या जो ज़हनों पर नक्श जमते हैं, बनते हैं, अनमट नकूश छोड़ती है, वो किताब ही छोड़ सकती है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी। गुफ्तगू हो रही थी किताब के हवाले से, मैं ज़रा आपका जानना चाहूँगा क्या बचपन से या अब भी कोई आप भी किताब पढ़ने का शौक़ जो है वो रखते हैं? इससे पहले कि हम आपके मौजू पर ज़रा चलें। जी बिल्कुल, बुक्स तो पढ़ते भी हैं, शौक़ भी है। अच्छा, पढ़नी भी चाहिए। किस तरह की बुक्स, फिक्शनल पढ़ना पसंद करते हैं, नॉन फिक्शनल पढ़ना पसंद करते हैं? फ़िलहाल तो आजकल अगर कुछ पढ़ते भी हैं तो वो अपनी फील्ड से रिलेटेड ही होता है। ओके। हाँ जी। अच्छा साद साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा, हमने आज ओरल हाइजीन पे बात करनी है। बेसिक चीज़ें ओरल हाइजीन में क्या हैं, ताकि हम बेसिक चीज़ों पर बात करें, उसके बाद फिर हम टेक्निकलिटीज़ और फिर इन डेप्थ जो है उस पर बात करना स्टार्ट करेंगे। जी, सबसे पहले तो ये है कि ब्रशिंग, दांतों को साफ़ रखने का ब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल ही है। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है रात को सोने से पहले वाली ब्रशिंग, खाना खाने के बाद, और सुबह नाश्ते के बाद की ब्रशिंग। ओके। ये 2 ब्रशिंग बड़ी ज़रूरी हैं। और अच्छा सर, नाश्ते के बाद आपने कहा, जी, हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये है कि हम उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद नाश्ते की टेबल पे जाके बैठते हैं। क्या मुँह के अंदर जी बैक्टीरिया है, वो गंदा होता है, खाने के साथ मिलके आपके माइक्रोव जाएगा। कुछ ये कहते हैं कि वो माइक्रोव डाइजेशन के लिए अच्छे हैं, तो ज़रा इसमें बताइएगा, क्या मिथ क्या है, रियलिटी क्या है? देखिए, जब हम रात को सोने से पहले ब्रश कर लेंगे तो सारी रात हमारा मुंह साफ़ रहेगा। ओके। तो वहाँ पर कोई अनहेल्दी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे होते। ओके। तो सुबह उठने के बाद आप नॉर्मल जस्ट कुली कर लें, और उसके बाद अपना नाश्ता करें, और नाश्ता करने के बाद ब्रश करें। ओके। दांतों को साफ़ तो हम उसी वक्त करेंगे जब हमारे दांत गंदे हो रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है खाना खाने के बाद फूड पार्टिकल्स, फूड इन्फेक्शन हो रही होती है, कहीं फाइबर फूड स्टक हो रहा होता है। ठीक है। तो उसको हम ज़ाहिर है खाना खाने के बाद ही साफ़ करेंगे। तो सुबह उठ के जब हम ब्रश करते हैं उसका तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने रात को ब्रश सोने से पहले किया हुआ है। तो सुबह बेहतर तो यही होता है कि हम खाना खाने के बाद ब्रश करें, सिंपल, और सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें। मैं यही पूछना चाह रहा था कि किस तरह का ब्रश होना चाहिए, ब्रशिंग की टेक्निक किस तरह होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए या अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होनी चाहिए? ब्रश इंतहाई सॉफ्ट किस्म का होना चाहिए। कुछ लोग मीडियम हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं, वो नुकसान देते हैं, गम्स को भी डैमेज करते हैं और हमारे दांत की सरफेस को भी डैमेज कर रहे होते हैं। ओके। और बहुत ही सॉफ्ट जेंटल मूवमेंट के साथ दांतों को साफ़ करें। सिंपल सादा अल्फाज में ये है कि हम अगर ब्रश कर रहे हैं तो ऊपर वाले दांतों को गम्स से डाउनवर्ड नीचे की तरफ, और नीचे वाले जो हमारे दांत हैं इनको नीचे वाले गम्स से ऊपर की तरफ ब्रश करें, और जो हमारी अंदर वाली ज़ुबान के साइड पे हैं उनको अंदर से बाहर की तरफ। ओके। ठीक है, तो इस तरह ब्रश करें ताकि हमारे दांतों के दरमियान में कोई चीज़, फूड पार्टिकल जमा ना हो। ठीक है। इसी से हमारा कैलकुलस भी नहीं बनेगा, वो जो टार्टर हम कहते हैं, पत्थर जम जाता है, वो भी नहीं बनेगा। ओके जनाब। जी, और उसके साथ साथ डेंटल फ्लॉसिंग बड़ी ज़रूरी है। मैं यही पूछना चाह रहा था, फ्लॉसिंग और माउथ वॉश के बारे में भी ज़रा बता दीजिएगा। जी, डेंटल फ्लॉसिंग ज़रूरी है कि दांतों की दरमियानी जो सरफेस है उसको हम क्लीन नहीं कर पाते ब्रश के साथ, तो डेंटल फ्लॉस से उस सरफेस को हम क्लीन कर देते हैं। और मोस्टली हमारी जितनी भी दांतों के अंदर कैविटीज़ डिवेल्प होती हैं वो प्रोक्सिमल एरिया यानी दांतों की दरमियानी सरफेस से ही डिवेल्प हो रही होती है। तो ये अक्सर ज़्यादातर लोग हमारे जो हैं वो डेंटल फ्लॉस नहीं करते, स्किप कर देते हैं, तो फिर डेंटल कैविटीज़। डेंटल फ्लॉस की टाइमिंग क्या होनी चाहिए? हर खाने के बाद करना चाहिए या इसको जो है वो रूटीन में शामिल कर देना चाहिए कि सुबह कर लें और शाम को, रात को सोने से पहले कर लें? देखिए, जब भी खाना खाएं उसके बाद
आपने ब्रश किया है तो फ्लॉसिंग भी ज़रूरी है, ओके। क्योंकि फाइबर फूड जो है हमारा वो तो अगर दांतों की दरमियानी जगह पे फंस गया है तो वो नहीं निकलेगा, उससे मुंह में अंदर स्मेल भी रहती है। तो फ्लॉस करने से हमारा वो दांत भी साफ़ हो जाएंगे और मुंह के अंदर स्मेल जो पैदा होने के चांसेस हैं वो भी ख़त्म हो। अच्छा सर, कुछ लोग माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं, गुड प्रैक्टिस है अगर आप सिर्फ ब्रशिंग कर लें या वो मोर देन इनफ है, या माउथ वॉश कर लिया जाए ये एक एडिशनल चीज़ है? देखिए माउथ वॉश एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। जब हमारे मुंह के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। ओके। मैंने नॉर्मल प्रैक्टिस में कभी भी पेशेंट्स को माउथ वॉश ब्लाइंडली नहीं सजेस्ट भी नहीं किया, ना कोई एडवाइस की। मैं तो सिंपल उन्हें ब्रशिंग के ऊपर फोकस रखता हूँ। हाँ, अगर कोई हमारी ओरल अल्सरेशन हो रही है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, तो उस वक्त हम उन्हें ज़रूर बताना चाहिए, वो करें, उसका फ़ायदा भी होगा। लेकिन डेली रूटीन के अंदर एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉशेज़ वगैरह का इस्तेमाल का कोई फ़ायदा नहीं। आपने अभी बात की कि मुंह के अंदर से एक स्मेल आती है अगर खाना जो है वो स्टक कर गया है। कुछ लोगों में आमतौर पर स्मेल आती रहती है, कुछ किसी और वजह से भी आ सकती है मुंह की स्मेल जो है, या सिर्फ बैड हाइजीन, ओरल हाइजीन की वजह से ही ये स्मेल आती है? देखिए उसमें एक हमारा पहलू है, एक कि हमारी ओरल हाइजीन बेहतर ना होने की वजह से हो रही है। दूसरा, कुछ लोगों के हमारे जब बात भी करते हैं तो वो दूसरे बंदे को स्मेल आ रही है जी। वो बेसिकली हमारे स्टमक एसिडिटी भी डेवलप हो रही है। ओके। तो उसमें और एच पाइलोरी बैक्टीरिया का हम एक टेस्ट भी करवाते हैं। अगर वो पॉजिटिव हो तो उसकी थेरापी ले पेशेंट, तो वो ठीक हो जाता है। अच्छा सर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेरे जो मुंह के अंदर से स्मेल आ रही है ये किसी मेरे स्टमक की वजह से है या मेरे ओरल हाइजीन की वजह से है? किस वक्त जो है वो मुझे डॉक्टर के पास, बिल्कुल कहा जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्मेल हो गया तो फ़ौरन किसी डेंटिस्ट के पास आपको जाना चाहिए? देखिए डेंटिस्ट के पास आपको हर 6 माह बाद विजिट लाजमी करना ओके। चाहिए। हर बच्चे को, बड़े को 6 माह बाद डेंटिस्ट को विजिट करें और वहाँ पे एग्जामिन करके डॉक्टर साहब आपको बता देंगे कि आया वहाँ पर कुछ फीलिंग्स की ज़रूरत है, आपको स्मेल जो आ रही है वो फूड प्रॉक्सिमल एरियाज़ के अंदर स्टक हो रहा है, या कोई और रीज़न है। तो ज़ाहिर है डॉक्टर ही उसको आपको एवेलुएट करके डायग्नोज करके बता सकता है। अच्छा डॉक्टर, मुझे ज़रा बताइएगा कि आपसे बच्चे जो हैं वो ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जो हैं वो डरते भी बहुत ज़्यादा हैं डेंटिस्ट से। जी। तो ज़रा, जैसे आपने कहा कि हर 6 मंथ के बाद आपने लाजमी हमारे पास आना है, तो ज़रा खौफ भी ना हो, ज़रा उनके अंदर ज़रा इस तरह की बात हमें लाजमी बताइएगा कि क्यों जो है वो लाजमी है। इस हवाले से डिस्कस करेंगे बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पर। इस वक्त डॉक्टर ब्रेक का वक्त हुआ है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारे साथ ब्रेक के वक्त हमारे साथ रहेगी। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे ओरल हाइजीन के हवाले से। मैं चाहूँगा डॉक्टर साद साहब जो हैं वो बच्चों की ओरल हाइजीन के हवाले से भी हमें ज़रा बताएं। डॉक्टर, हमने बड़ों की हाइजीन के बारे में बात की, बच्चों की ओरल हाइजीन के लिए भी बेसिक चीज़ें यही हैं या इसमें कुछ इजाफा किया जाता है? देखें, जब बच्चों के दांत मिल्क टीथ रप्ट हो जाते हैं उनको भी उसी तरह ही साफ रखना चाहिए। जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए ब्रशिंग करना ज़रा मुश्किल होती है, तो मदर को चाहिए कि वो थोड़ी सी कॉटन बड लें, उसको गीला करके उनके दांतों के ऊपर फेर दें। जैसे ही उन्होंने फीडर यूज़ किया है, वैसे नहीं करना चाहिए फीडर, लेकिन ज़ाहिर है बच्चे यूज़ करते हैं तो उनको दांत साफ़ कर दें जब भी उन्होंने फीडर लिया उसके बाद। ओके। दूसरा ये है कि जैसे थोड़े से बच्चे बड़े हो जाएं उन्हें थोड़ा सा एजुकेट किया जाए, उन्हें खुद मदर्स जो हैं वो ब्रश कराना शुरू करें। इंतहाई सॉफ्ट ब्रश लें और बिल्कुल प्लेन सिंपल पेस्ट बच्चों की अवेलेबल हैं, वो हाफ़ पी साइज़ मटर के जो दाना है उसका हाफ़ कर लें, उतनी पेस्ट अप्लाई करें और उनके ब्रश बच्चों के दांत साफ़ कर दें। और एक जी जी कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी। तो बस यही है, ओरल हाइजीन अगर बेहतर रहेगी तो दांतों के अंदर कैविटीज़ भी डेवलप नहीं होगी। ओके। सिंपल ये है। एडल्ट के लिए कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए टूथपेस्ट की? पी साइज़, एक पी मटर साइज़। का दाना है सिंपली हमारा, ओके। वो एक हमारे ब्रश के ऊपर अप्लाई करें। हम फुल ब्रश या जी। कमर्शियल्स में देखते हैं कि वो पूरा ब्रश भर रहे होते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो वेस्ट ही करें। ओके, अभी हम कमर्शियल्स की जिस तरह बात करें, मार्केटिंग की जाती है, क्या कुछ फ्लोराइड की बात की जाती है, कैल्शियम की बात की जाती है टूथपेस्ट में, किस चीज़ को लाजमी जो है वो जहन में रखना चाहिए जब आप किसी टूथपेस्ट को जो है वो बाय कर रहे हैं? सिंपली फ्लोराइड तो ऐड होना चाहिए और कैल्शियम भी उसमें एडिशन होता है। सिंपली कल वैसे नाम तो नहीं, कोलगेट की बड़ी अच्छी पेस्टें मिलती हैं जी। जो बच्चों के हवाले से बड़ी अच्छी हैं। और बड़ों में भी कोई अगर आपके मुंह में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, गम से रिलेटेड कोई मसला नहीं है, कोई दांतों के अंदर कोई सेंसिटिविटी नहीं हो रही, तो आप नॉर्मल प्लेन कोई भी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके। हाँ जी। जनाब, हम बात कर रहे थे बच्चों की कहानियों के हवाले से, हमने ओरल हाइजीन की भी बड़ी बात की।
बच्चों का रुझान जो है, जैसे आपने कहा कि किताब जो है दोस्त है, किताब जो है वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि किताब की जब आप कहानी पढ़ते हैं तो आप जो किरदार हैं वो अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं, बजाय इसके कि जब आप देख रहे होते हैं वो किरदार पहले से बने होते हैं। किस तरह बच्चों के अंदर जो है वो किताब पढ़ने का जो है वो रुझान पैदा किया जा सकता है, बच्चों को इस तरफ लाया किस तरह जा सकता है? ये जो सवाल आप कर रहे हैं ये आज का सबसे बड़ा सवाल है, और सब हमसे पूछते हैं कि बच्चों को कुतुब बीनी के जो शौक़ है उस तरफ कैसे लाया जाए। बिल्कुल। हमारा तो मशगला था, यानी हमसे पूछा जाता था कि आपका बेस्ट हॉबी कौन सी है, तो हम कहते बुक रीडिंग, और बुक रीडिंग से बुक राइटिंग भी हुई, आजकल मोटिवेशन स्पीकिंग भी हो गई। तो जितना हम पढ़ेंगे उतना हम ज़्यादा सीखेंगे। और बच्चों को किताब की तरफ कैसे लाएं, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप बच्चों को बड़े बड़े मॉल्स में ले जाते हैं, तो आप उनको बड़ी बड़ी जो बुक शॉप्स हैं उनकी तरफ ले जाएं। संडे को आपके शहर में पुरानी किताबों का बाज़ार लगता है, आप वहाँ ले जाएं, आप खुद किताब पढ़ें। देखें हमारे यहाँ अब तो मुल्तान में मैं देख रहा हूँ एक सालगिरह का केक 5-7 हज़ार रुपये का बनता है जी, 10 हज़ार का बनता है, 15 हज़ार का बनता है। हम सालगिरह का केक लाते हैं, उसको ऑर्डर पे बनवाते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ बैलून्स लगते हैं, पूरा एक सेटअप होता है। और अब तो जो सालगिरह मनाने वाला तबका है वो तो बड़े 5 स्टार होटलों में ये एहतमाम करे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इसका एहतमाम होता है, लाखों रुपए खर्च होता है। उसमें बच्चे को हर तरह का गिफ्ट दिया जाता है, मोबाइल दिया जाता है, बाइसिकल दे दिया जाता है, खिलौने दे दिया जाता है। नहीं दी जाती तो उसको किताब नहीं दी जाती। मैं ये अक्सर कहा करता हूँ, हम बच्चे को पिज़्ज़ा भी देते हैं, बर्गर भी देते हैं, शॉर्मे भी देते हैं, आउटिंग भी करवाते हैं, शॉपिंग भी करवाते हैं, उसकी हस्ब मंशा प्ले लैंड पे भी ले जाते हैं। अगर हम उसको नहीं ले जाते तो किसी कुतुब खाने में नहीं ले जाते, किसी लाइब्रेरी में नहीं ले जाते। हमारे अब भी आप किसी से पूछे कहाँ जा रहे हो, तो फलां मॉल में जा रहा हूँ बच्चों को लेके। भाई वहाँ क्या होगा, ये इतनी चकाचौंध रोशनियाँ, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, ये तो आपके बच्चे के जहन को डिट्रैक्ट कर रही हैं, डिस्ट्रैक्शन कर रही हैं, ये बच्चे के जहन की तामीर तो नहीं करें। तो किताब जो है अब बच्चे को तब ला सकते हैं, सबसे पहले खुद किताब पढ़ें जी। हमारे बच्चे मोबाइल में गुम हो गए हैं, भाई तुम मियाँ बीवी तो मोबाइल में गुम होते हो, तो बच्चे और क्या करें। आप रखो अपने घर में दाखिल होने पर मोबाइल किसी एक खास जगह पर, बीवी भी रखे, फिर आप किताब उठाओ, देखो बच्चा खुद आपसे किताब मांगेगा, सवाल करेगा मुझे। हमने शॉपिंग में किताब को निकाल दिया, गिफ्टिंग में किताब को निकाल दिया, और घर में पढ़ने देखें कितने महंगे महंगे सोफ़े, कालीन, पर्दे लगते हैं, डेकोरेशन की चीज़ें लगती हैं। उस घर वो मैं उस घर को कभी भी रोशन घर नहीं कहता, मैं तारीख घर कहता हूँ, जिस घर के किसी कोने में किताबें ना हो। हमारे घरों में बुक शेल्फ होते हैं, होते थे, अब भी हैं, जबकि घरों में अपना तज़ीन और आराइश का सामान बहुत ज़्यादा है। नहीं है तो उस घर में कोई 10, 12, 15, 20 किताबों का शेल्फ नहीं है। तो ये पहले घरों में, यकीन करें, हम जब घर में जाते तो हम उस कोने की तरफ लपकते थे जहाँ किताबें होती थी, बिल्कुल, जहाँ नावल पढ़े होते थे, तारीख की किताबें पढ़ी होती थी, अदब पढ़ा होता था, शायरी पढ़ी होती थी, मौसीकी पर कुछ किताबें मौजूद होती थी, हम वो पढ़ा करते थे। आपको ये बात सुन के हैरत होगी, ये जो यहूदी हैं ये अपने बच्चों को 4 नसीहतें करते हैं। एक पहली बात ये कहते हैं कि अक़वाम आलम की हिस्ट्री पढ़ें, पूरी दुनिया की हिस्ट्री पढ़ें, फिर जो दुनिया के अजीम लोग हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, फिर वो कहते हैं जहाँ शायरी पढ़ें, फिर उसके बाद मौसीकी सुने। हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं। दुनिया की जो तरक्की याफ्ता कौम है वो अपने बच्चों को पढ़ने पर लगा रही है, और हम बच्चों को, हम तो इंतज़ार करें 14-15 साल का हो, ये हमारा कारोबार संभाले, ये हमारा दफ्तर संभाले, ये हमारा सहारा बने और हमारी आमदनी का जरिया बने। अब जो सवाल सबके जहनों में है कि बच्चों को किताब की तरफ कैसा लाया जाए, तो उसके लिए पहले ये है कि उसको तोहफ़ा दे किताब का, ठीक है। दूसरा ये है कि आप खुद किताब बीन बने, घर में किताब लाएं और किताब पढ़ें। तीसरा ये है कि कहानी घर क्रिएट करें। हम मुल्तान में 327 कहानी घर मुनक़िद कर चुके हैं, और अभी हमारा बड़ा इवेंट 9 नवंबर को टी हाउस में है, जिसमें हम बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, ठीक है। पहले नानी और दादी शाम में बेड टाइम में स्टोरी टाइम करती थी। सर यहाँ पर बुनियादी, अगर मैं अपना, मुझे वैसे किताब पढ़ने का शौक़ है, मैं पढ़ता हूँ, डेली की रूटीन है, रात को मैं किताब उठाता हूँ, उसको पढ़ता हूँ। लेकिन बचपन में मुझे ये शौक़ नहीं था। मेरे वालिद साहब किताबें पढ़ते थे, मेरी वालदा किताबें पढ़ती थी। हमारे घर में बाकायदा एक लाइब्रेरी पूरा सेक्शन होता था जहाँ जिसको स्टडी कहा जाता है घरों में, वहाँ पर किताबें पढ़ी जाती थी। लेकिन बचपन में मुझे रुझान इस वजह से नहीं था कि अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ उस वहाँ पर मैंने किताब कहानी पढ़ ली, लालच बुरी बला है, पढ़ के आगे रटे लगाए, मैं घर आके नंबर भी ले लिए, घर आके भी मैंने दोबारा किताब भी उठानी है। तो बच्चे के अंदर से ये किस तरह खत्म? अच्छा, ये बात ये है कि हमारे जो बड़े थे ना बुजुर्ग जी, तो हमारे घर में रोज़ अखबार आता था जी। अब किसी घर में भी अखबार नहीं आता। हमारे यहाँ फजर की नमाज के बाद हम जब नमाज और तिलावत कर लेते कुरान करीम की, तो हम फिर अखबार पढ़ते थे। और हमारे बड़े क्या करते थे, वो बहाना करते थे, एक्सक्यूज़ करते थे, इधर आओ
मेरी ऐनक गुम हो गई है, ये खबरें पढ़ के सुनाओ। बिल्कुल। तो हमसे अखबार बीनी करवाते थे और वो कहते ऊंची आवाज़ पढ़ो। अच्छा, उसे होता क्या था, एक तो बड़ों का खौफ खत्म हो गया कि उनके सामने ऊंची आवाज़ पढ़ रहे हैं, दूसरा खुद एतमादी पैदा हो गई, तीसरा तलफ़्फ़ुज़ हमारा दुरुस्त हो जाए, उर्दू से तारुफ होता था अपनी कौमी ज़ुबान से, और फिर हम हालात हाज़रा से भी वाकिफ़ हो जाते थे। लेकिन 5 फ़ायदे मैं आपको गिनवा रहा हूँ। खुद एतमादी पैदा होती थी, खौफ ख़त्म हो जाता था, तलफ़्फ़ुज़ से पता चलता, हालात हाज़रा से भी हम वाकिफ़ हो जाते थे, और हमें नए नए अल्फाज सीखने को मिलते थे, पढ़ने को और सीखने को। तो हमारी उर्दू अच्छी हो गई, ज़ुबानदानी अच्छी हो गई, अभी कितनी सारी चीज़ें पैदा हो गई, और उस पढ़ने से आपके अंदर सोच भी पैदा होती है, ख्याल की कुव्वत पैदा होती है। और आपकी जो, अब फिर जब हम ये पढ़ लेते थे तो जब इम्तिहान आते थे तो हमें बहुत कुछ लोगों से ज़्यादा पता होता था, तो हम अपनी तरफ से कहानी, उस सवाल के जवाब में कहानी बना लेते थे। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं कि वालिदैन को ये चाहिए कि अगर वो शिकवा करते हैं कि बच्चे किताब की तरफ नहीं आते, तो आप उनको कहें ये मुझे नज़र नहीं आ रहा या मुझे सही तरह समझ नहीं आ रही, आप वो, अच्छा उसमें ये देखें कि बच्चे की दिलचस्पी का मवाद कौन सा है। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि किस तरह की किताबें। अच्छा, बच्चा कहानी पढ़ना चाहता है, बच्चा नावल पढ़ना चाहता है, बच्चा पोइट्री पढ़ना चाहता है, बच्चा स्पोर्ट्स पढ़ना चाहता है, अक़वाम आलम की हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो आप उसकी दिलचस्पी के हिसाब से किताब लेके आए, वो खुद जाए। आप जैसे आप कहते हैं जूता अपनी पसंद का लो, पैंट शर्ट अपनी पसंद, उसको किताब भी अपनी पसंद की लो, आप उसको ज़बरदस्ती ले जाए, बहाने से ले जाए। आज का बच्चा ज़बरदस्ती भी नहीं मानता, उसको बहाने से ले जाए, चिपनी चुकड़ी बातें करके उसको अंदर ले जाए, उसको अपनी किताब लो, और फिर जब वो उसको मुकम्मल कर ले। देखें, बच्चों को जब तशवीक और तरगीब देनी हो ना, उसके 2 ही तरीके हैं, या तो इनाम देना शुरू कर दें या सदा देना शुरू कर दें। तो इनाम देने वाला, शाबाश देने वाला, तारीफ़ करने वाला, हौसला अफजाई करने वाला रवैया बच्चे को यहाँ से यहाँ ले आता है। सर, इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि बच्चों के अंदर जो है वो किताब बीनी का रुझान किस तरह पैदा किया जा सकता है। सर, मैं चाहूँगा अपनी बात को वहीं से आप कंटिन्यू करें कि बच्चों की आप बात कर रहे थे कि किस तरह का, जिस तरह का शौक़ है बच्चों को, उस तरह की किताबें जो है वो देखें मेरी बात सुने, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो चरिंद परिंद को देखता है, नन्हे पालतू जानवरों को देखता है, तो उसको जानवरों वाली कहानी अच्छी लगती है। जब थोड़ा और बड़ा होता है, 7-8 साल का, तो उसको पता चलता है परियाँ हैं, जिन हैं, भूत हैं, चुड़ैल हैं, टार्जन है, उम्र यार है, फिर वो बादशाहों की कहानियाँ, जानवरों की कहानियाँ, और कुछ नया मजबूर करने वाली कहानियाँ, तो तजस्सुस अमेज़ कहानियाँ, सस्पेंस से भरपूर कहानियों को पढ़ना चाहता है। अब फिर एक वक्त आता है, फिर वो पढ़ता है रहमदिल बादशाह, बहादुर शहजादा, कहानियाँ पढ़ता है सर। फिर वो करैक्टर देखता है, फिर वो जासूसी अदब की तरफ आता है, फिर इंस्पेक्टर की कहानी, फलां जासूस की कहानी। हर एज में उसकी दिलचस्पी अलग होती है। बेसिक क्या है, हमने कहानी की तरफ बच्चे को लेकर जाना है या हमने किताब की तरफ बच्चे को लेकर सर, दोनों चीज़ें। देखें, किताब में कहानी है, कहानी तो इंसान आदम हव्वा से शुरू हो गई थी। सर, जैसे कहानी की आपने बात की ना कि नानी और दादी भी हमारे सुना दिया करती थी बचपन में, एक मजमा लगता था, सारे बच्चे जो है वो सुन रहे होते थे कहानियाँ। आज PDF का ज़माना है, बुक उस तरह महंगी भी हो चुकी है, एक पेरेंट्स जो है वो PDF के ज़रिए बच्चे को कहानी सुनाई जा सकती है बजाय इसके कि उसको किताब दी जाए। मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ कि बेहतर क्या है। हम भाई बात सुने, बात यह है कि मैं जो अपना, देखिए हमारे पास ना 3 चीज़ें होती हैं। जी जी। एक हमारे पास नॉलेज होता है, एक हमारे पास विजडम होती है, और एक हमारे पास एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको ना अपना तजुर्बा बताना चाहता हूँ। इंसान को जितनी हिदायत, जितनी रोशनी, जितनी सच्चाई किताब से मिल सकती है, किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। किताब की अहमियत को आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। उसकी अहमियत भी है, उसकी ज़रूरत भी है, उसकी अफादियत भी। आज भी इंसान की जो रहनुमाई है वो एक आसमानी किताब कर रही है। बिल्कुल। और दुनिया के हर मज़हब के पास अपनी कोई आसमानी किताब है। मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ कि बच्चे को किताब से जोड़ें, वो चाहे मालूमात की हो, जनरल नॉलेज की हो, चाहे वो उसके निसाब की हो, चाहे उसको, जिसको आप कहते हैं गैर निसाबी अदब जो है वो उसको मिले, उसको पढ़ने की तरफ लाए। कल्चर नहीं है हमारे यहाँ पढ़ने का। हम लोग जब इकट्ठे भी होते हैं तो मोबाइल के मॉडलों की, कपड़ों की बातें करते हैं, जूतों की, फैशन की बात करते हैं। हम किताब का तस्करा भी नहीं करते, दुनिया के अजीम लोगों के कारनामों का जिक्र ही नहीं करते कि वो कैसे अजमत के राह पर चल पड़े और कैसे दुनिया के हीरो बने और लोगों की रहनुमाई की। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी हैं। किताब कल्चर प्रमोट होना चाहिए,
किताब दोस्ती प्रमोट होनी चाहिए, फिर कहानी की तरफ बच्चे खुद ब खुद आएंगे। डॉक्टर साहब, एक तरफ बात हो रही है लोग जो हैं वो किताब से दूर हो रहे हैं, लोग पढ़ना नहीं चाह रहे, दूसरी तरफ आपके शोबे के अंदर ये मसाइल पैदा हो रहे हैं कि लोग कोई मसला होता है छोटा सा, उसको गूगल पे सर्च करते हैं, ख़ुद उसके बारे में तशख़ीस भी करते हैं, दवाइयाँ भी खुद ले लेते हैं, ओवर द काउंटर जाके। पहले मुझे ज़रा बताएं कि ये प्रैक्टिस ठीक है या इस प्रैक्टिस को जो है वो मना होना चाहिए? ख़ास तौर पर अगर कोई दर्द होता है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, या अगर ख़ास तौर पर दांत का दर्द इतना शदीद होता है कि लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाते? सबसे पहले तो ये है कि खुद सेल्फ मेडिकेशन से ज़रा एहतियात करनी चाहिए। और कानूनी तौर पर तो वैसे भी जो काउंटर सेल है वो मना है, लेकिन बहरहाल हो रही है। हाँ जी, हो रही है। तो डॉक्टर को विज़िट करें, अपना जो भी मसला है उसको बताएं और वो प्रॉपर उसकी तशख़ीस करके आपको जो भी मुतल्लिका मेडिसिन है वो देगा, उसी से बेहतर होगा। और डेंटिस्ट्री के हवाले से तो सिर्फ एक ही है कि अगर आप विज़िट करेंगे, अगर कहीं दांतों के अंदर कैविटीज़ डिवेल्प हो रही हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि वो डॉक्टर्स जो हैं उसकी फिलिंग्स करेंगे ताकि वो दोबारा डिवेल्प ना हो, मज़ीद आगे नहीं बढ़े। एक सवाल मैं भी इनसे करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, हम घर में वॉशरूम में, जी अब तो जदीद वॉशरूम है सर, जी, वहाँ अपने बुर्श को नंगा रख देते हैं। यही सवाल मेरा था कि हाइजीन ठीक है, वो उसके मसाइल क्या होते हैं, एक बात। दूसरी बात, मैंने बेशुमार घरों में देखा, मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि लोग आते हैं जो बुर्श हाथ लगे टूथब्रश उसको करने लग जाते हैं। 2 सवाल। तीसरा सवाल ये है कि हमारे बुर्श की लाइफ कितनी होती है? हाँ जी, सबसे पहले तो जो है ना, ब्रश हमारे वॉशरूम में होने नहीं चाहिए। मैं तो जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं सबको कहता हूँ कि ब्रश आप बराए मेहरबानी वॉशरूम से निकालें। सेकेंडली, ब्रश की जो लाइफ है वो 2 महीने है मैक्सिमम। आप बहुत ही सॉफ्ट ब्रश जो है वो 2 माह तक यूज़ करें, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दें। अब आप यूज़ कर रहे हैं ब्रश, तो उसको भी दरमियान में अपने तरीके से आप घर के अंदर इसको क्लीन कर सकते हैं। नीम गर्म पानी, उसके अंदर उसको थोड़ी डिप कर दें, अगर उसमें थोड़ा सा खाने वाला नमक ऐड कर दें तो वो आपका ब्रश जो है वो बिल्कुल समझने की जरासीम से पाक हो जाता है, साफ हो जाता है। तो यही तो तीसरा सवाल आपका ये क्या था था कि हम घर में हाँ जो जी, हाथ ब्रश हाथ जो लगे उसको ब्रश करना नहीं, चाहिए। हर बंदे का इंडिविजुअल ब्रश अलग होना चाहिए। जाहिर है अब किसी बंदे को कोई मसला है, अगर एक बड़े बंदा है उसको गम से रिलेटेड कोई भी इशू चल रहे हैं, अगर कोई छोटा बच्चा उसका ब्रश यूज़ करता है, डेफिनेटली वहाँ वो साफ़ करते हैं, उसमें ब्लड भी निकलता है, तो वो डिजीज़ ट्रांसफ़र होती हैं, इनसे ज़रा अवॉइड करना चाहिए। ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। अच्छा, अगर हम कोई इस तरह का ब्रश, जैसे आपने बताया कि ब्लड की वजह से जो है वो बीमारियाँ हो सकती हैं, इसी ज़रा मौजू पे गुफ्तगू करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हम जो हमारी आम प्रैक्टिस है ना, वॉशरूम में ब्रश पड़े रहते हैं, उसकी वजह से किस तरह की बीमारियाँ अमूमन हो सकती है, ताकि लोगों में तंबीह हो, लोगों को तंबीह हो कि निकालें यहाँ से। सर, वॉशरूम हमारे घर का सबसे एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं, तो डेफिनेटली जब वो ब्रश वहाँ पड़ा हुआ है वो सारे माइक्रोब उसके ऊपर भी आ रहे हैं। हम उसी को उठा के जब अपने मुंह के अंदर लेके जाएंगे तो एक तो वैसी सेंस नहीं बनती एक तो वैसी सेंस नहीं बनती कि उसको बंदा उठाए और वाशरूम से यूज़ करे। तो जितने भी माइक्रोब्स हैं जब हम यूज़ करेंगे डेफिनेटली वो हमारे मुंह के अंदर ही जाएंगे, वहाँ पर जाके गम्स के रिलेटेड इशू सबसे पहले डेवलप होंगे। तो उसके बाद गम से वो बढ़ता हुआ फिर जिंजिवाइटिस पेरिडोंटाइटिस की तरफ चला जाता है, तो ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। अच्छा सर, अब आपकी प्रैक्टिस में अमूमन किस तरह की बीमारियां आप आजकल जो है वो लोगों में देख रहे हैं, और उसका हल भी मुझे ज़रा बताइएगा। ज़्यादातर किस तरह की बीमारियां जो है वो फैल रही हैं? सर, सबसे ज़्यादा तो कॉमनली ये है कि हमारे दांतों के अंदर कैविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। उसके बाद दूसरा, हमारे गम्स बहुत डैमेज हो रहे होते हैं। दोनों की रीज़न एक ही है कि हम ब्रश करते नहीं हैं, अगर करते हैं तो सही तरीके से नहीं कर रहे, सही टाइम से नहीं कर रहे होते। ओके, तो अगर हम इन चीज़ों को ज़रा बेहतर कर लें तो ये हमारे सारे मसाइल बेहतर हो सकते हैं। डॉक्टर, एक और बहुत बड़ा मसला दांत पीले होने का, हम एक हॉलीवुड स्माइल के पीछे ज़रा लग गए हैं, वो अपने अचीव करनी है, उसके लिए कुछ स्ट्रिप्स भी मिलते हैं, कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी ऑर्डर कर ली जाती हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल कर ली जाती है डायरेक्ट। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस क्या ठीक हैं, या आप लोग जो है वो उस अचीव करने में मदद कर सकते हैं? देखें, जो हमारे दांतों का एक नेचुरल कलर है ना जी, वो कभी भी बहुत ही ज़्यादा वाइट ब्राइट नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा वाइट ब्राइट कलर के जो दांत हैं हमारे को इतने मजबूत होते हैं। और जब हम दांतों को ज़्यादा वाइट करने के लिए ये हॉलीवुड स्माइल और वट रशियन वाइट करना शुरू कर देते हैं, ब्लीचिंग्स कराते हैं, उससे हम दांतों के स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा वीक कर रहे होते हैं। ओके,
कुछ टाइम बाद जनरलाइज सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। दांत, हमारे दांत का जो सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा है बड़ा हार्ड शेल होता है, इनेमल। जब वाइटनिंग करवाएंगे या करेंगे या कोई भी केमिकल्स यूज़ करेंगे वो वीक हो जाएगा, दांत में कैविटीज़ भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, तो ये मसाइल आगे बढ़ना शुरू होते हैं, कम नहीं होते। तो इसलिए दांतों को नॉर्मल साफ़ रखें और स्केलिंग करवा लें, मैक्सिमम स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, दैट इज सफिशिएंट, वो ठीक है, मोर देन इनफ है। और ये कितने टाइम पीरियड के बाद करा लेनी चाहिए स्केलिंग एंड पॉलिशिंग? जब आप डॉक्टर डेंटिस्ट के पास 6 माह बाद विज़िट कर रहे हैं तो वो आपको बता सकता है कि अब आपको स्केलिंग की ज़रूरत है या नहीं। तो जहाँ कैलकुलस डेवलप हो रहा होगा वो आपको ब्रशिंग बेहतर करने से भी क्लियर हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने स्केलिंग एक टाइम फ्रेम है उसके अंदर करानी है। अगर आपको स्केलिंग की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलस डेवलप नहीं हो रहा, तो आप बेशक उसकी स्केलिंग ना करें। नॉर्मल ब्रशिंग जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो ये है कि नॉर्मल दांतों को साफ़ करना टाइम से, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें जैसे मैंने हॉलीवुड स्माइल की बात की, एक और भी बड़ा मसला होता है कि कुछ लोगों के दांत आगे पीछे होते हैं, उनकी शेप जो है वो ठीक नहीं होती। उसके लिए कुछ लोग वायर का इस्तेमाल करते हैं, अब रिटेनर्स आ रहे हैं, रिटेनर्स लोग इस्तेमाल करते हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप क्या रिकमेंड करते हैं, या डॉक्टर ही इसका जो है वो आपको मशवरा दे सकता है? जो दांत टेढ़े होते हैं उनको बिल्कुल अलाइन कराना चाहिए। अगर हम उनके अलाइन नहीं कराएंगे तो एक तो उन्हें साफ़ नहीं कर सकते, ठीक, तो उससे दूसरा कैविटीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो टेढ़े दांतों को सीधे करने के लिए फिक्स ब्रेसेस का तरीका क्या है, तो आजकल अलाइनर्स बड़े इन हैं, अलाइनर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, वो भी किसी हद तक काफ़ी हेल्पफुल हैं, लेकिन टोटल ट्रीटमेंट अलाइनर्स की बेस पर नहीं होता। हमें फिक्स ब्रेसेस के साथ ही उन दांतों को एक प्रॉपर नॉर्मल शेप अलाइन भी की जाती है, जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, चाहे वो फेशियल हैं, जो उनको भी हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, अगर कोई इस वक्त कोई अगर ये सुन रहा है और उसको ये है कि मैंने आपके पास आना है जी, कितना चार्ज आप करते हैं? ये यूजुअली प्रैक्टिस में है कि एक अगर किसी ने अपने दांतों को फिक्स कराना है, उसकी शेप जो है वो सही करानी है, कितनी है अगर मैं आपसे पूछूं? देखें, जो या ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी? जो टेढ़े दांत होते हैं ना, सबसे पहले तो उसको देखना होगा कि रीज़न क्या है, हम उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, इसमें कौन कौन सी अप्लायंस हम यूज़ करेंगे। ओके। तो ये हर केस के ऊपर वेरी करता है, डिपेंड कर रहा होता है कि हम किस स्टेज पर हैं, इसको कितने अरसे में वाइंड अप कर सकेंगे, इसके ऊपर क्या है। तो किसी भी फिक्स चार्जेस के अंदर हम इसको नहीं रख सकते। ओके। कुछ सर्जिकली भी कुछ लोगों का मसला होता है कि कोई इतने संगीन भी होते हैं केसेस जिसको फिर सिर्फ सर्जिकली ही सही किया जा सकता है? जी बिल्कुल होते हैं। अच्छा सर, अगर कोई जिसके ब्रेसेस लगे हुए हैं, जिस तरह आपने कहा रिटेनर्स, अगर वो उसका उस टाइम पे ख्याल नहीं रखता, तो क्या शेप जो है वो दोबारा ख़राब होने का भी ख़तरा होता है? और उसको अगर किसी को ब्रेसेस लगे हुए हैं तो उसने उसकी हिफाजत भी किस तरह करनी है, वो भी ज़रा बताइएगा। ब्रेसेस जब हम किसी भी पेशेंट के लगाते हैं तो उसको नॉर्मल आदमी की बजाय ना ज़्यादा उसकी केयर की ज़रूरत होती है। वो अच्छी तरह ब्रश करेगा, क्योंकि वहाँ पर ब्रैकेट्स भी दांतों के ऊपर लगी हुई हैं, वायर्स भी हैं, वहाँ फूड पार्टिकल्स बड़े जल्दी जमा हो जाते हैं, वो उनको ज़्यादा केयर करेगा। अगर नहीं करेगा तो गम्स हमारे बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे, गम्स जितने वीक होंगे तो हमारा पेरिडोंटाइटिस हो जाएगा, जिससे दांतों में स्पेस भी बढ़ जाएगा, तो वो हमें डिज़ायर रिज़ल्ट भी नहीं मिलते। ओके। क्वालिटी ऑफ ब्रेसेस कितना इसमें मैटर करता है? कुछ का देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा अगर जब डेंटिस्ट ने टाइट कर दी हैं, एक्सपर्टीज़ का भी बताइएगा डेंटिस्ट का, कि वो बहुत ज़्यादा शेप ख़राब हो जाती है, सही तरह अलाइन नहीं होते, उसकी वजह से क्या मुश्किलात होते हैं? क्योंकि वो माउथ बाइट जो होती है वो फिर होना शुरू हो जाती है, पीछे से आपकी टंग भी बाइट होना शुरू हो जाती है। देखिए, ये जो ब्रेसेस हैं यह ज़ाहिर है एक एक्सपर्ट ही इसको अप्लाई कर सकता है और वही उसको केस को स्टार्ट करेगा और इसको फिनिश करेगा। ओके। अब अगर किसी को मतलब कोई बंदा क्वालिफाइड नहीं है तो वो उनको प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं कर सकता, ना ही उसको वो केस को प्रॉपर फिनिश कर पाएगा। तो डेफिनेटली क्वालिफाइड पर्सन ही उसको देखेगा, अप्लाई करेगा, उसकी को बताएगा, उस केस को किस तरह एंड तक लेके जाना है, उसको कैसे ख़त्म करना है वो बताएगा। और स्पेशली जब ब्रेसेस लगाए जाते हैं, ब्रेसेस जब रिज़ल्ट मिल गए, हम उसके बाद ना रिटेनर्स लगाते हैं जो पेशेंट उसको 6 माह तक कैरी करता है। ओके। डॉक्टर, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त तो एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे ओरल हाइजीन के हवाले से, इसी के साथ साथ बेसिक जो डेंटिस्ट के हवाले से कुछ चीज़ें लोग जो जानना चाहते हैं वो हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि दांतों का ख्याल किस तरह रखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि जैसे हम बात कर रहे थे दांतों के पीला होने की, आपने कहा कि हमारा नेचुरली कलर जो है वो थोड़ा येलोइश टोन है उसकी। कुछ लोगों का जेनेटिकली के ज़्यादा पीला भी हो सकता है, जेनेटिक्स इस पर रोल प्ले करता है कुछ?
उनका कुदरती तौर पर ही दांतों का शेड काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है नॉर्मल इंसान के मुकाबले में, तो वो देखना पड़ता है किस रीज़न से, किस वजह से हो रहा है, ताकि उसको ट्रीट किया जाए। ओके। तो उसको वाइडनिंग की बजाय दूसरे तरीक़ाकार हैं जिनके ज़रिए जो रीज़न जिसकी वजह से ये हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए। अच्छा डॉक्टर, कहा जाता है एक सवाल मैं भी करूँ? जी जी, डॉक्टर साहब, ये जो हमारे यहाँ तंबाकू नोशी लोग करते हैं, वही पूछना चाहता हूँ। इसी तरह पान, गुटखा और ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त मुंह में कोई सुपारी रखते हैं जी, तो उनके दांत बड़े मजबूत भी रहते हैं, कभी ख़राब भी नहीं होते और उनको कभी दांतों का मसला भी नहीं होता। इसका भी कोई पॉजिटिव असर है या नेगेटिव असर है? मैं इसका एक और चीज़ में ऐड कर लीजिएगा, माउथ कैंसर की तरफ भी लेके जाता है, तो उसकी अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं वो भी ज़रा बताइए। जी बिल्कुल। ये जो माउथ कैंसर की आप बात कर रहे हैं, बेसिकली ये पान, गुटखा, छालिया, ये वाली चीज़ें या लोग नस्वार रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हमारी ओरल हेल्थ के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, डेफिनेटली हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है ये। तो इनसे अवॉइड ही करना चाहिए कि जो लोग पान वगैरह यूज़ करते हैं या गुटखा या छालिया, उनके दांतों के ऊपर आप देखेंगे बड़ा डार्क स्टेन सा आ रहा होता है। सिगरेट पीने वाले जो लोग हैं उनके दांतों को भी बहुत ही ज़्यादा येलो भी हो रहे होते हैं और डार्क शेड में जा रहे होते हैं, बदनुमा लग रहे होते हैं। जी बिल्कुल, उनकी ज़ाहिर पर्सनैलिटी को भी मुतासिर कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो बार बार स्केलिंग भी करवाते हैं लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों को नहीं छोड़ते, तो ज़ाहिर उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा सर, जैसे हम पहले आपने बात की कि हम लोग, एक तो मुझे ज़रा बताइएगा कि जब हम खाना खाते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी रंगत पे फ़र्क पड़ता है। दूसरा, कुछ टोटके मैंने आपके अर्ज़ किया था कि इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड पे नींबू छिड़क लिया, वो इस्तेमाल कर लिया, पेस्ट के अंदर डाल दिया, नींबू डाल दिया, तो इसकी वजह से क्या इनेमल ख़राब होता है या ये प्रैक्टिसेस बिल्कुल ठीक हैं? नहीं, ये प्रैक्टिसेस किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। ओके। हम नॉर्मल तरीके से सिंपली दांतों को साफ़ रखें, ब्रश कर लें, मिसवाक करें, दांत साफ़ होने चाहिए। ओके। तो मिसवाक भी बहुत एक अच्छा अल्टरनेटिव हमारे पास हल है, उसको यूज़ करें। लेकिन ये जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, होममेड ब्लीचिंग यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये डेफिनेटली दांतों को कमज़ोरी कर रही होती है। अब मज़हर साहब, हम बात कर रहे थे बच्चों की कहानियों के हवाले से। आपने कहा कि किताब जो है वो सबसे बेहतरीन दोस्त है। हमने बच्चों के लिए भी किया कि आप बच्चों को किस तरह लाया जा सकता है। इससे मुझे ज़रा बताइएगा, हमारे जो राइटर्स हैं वो बच्चों के लिए इतना कम क्यों लिखते हैं? हमारे यहाँ उतने बड़े नाम क्यों नहीं हैं? चलें, नावल में भी उस तरह नहीं है नाम, लेकिन कुछ हैं लोग जो बड़े नावल निगार हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं। बच्चों को रुझान होता है कहानियाँ, इसकी सफ़रनामे पढ़ने का। मुस्तनसर हुसैन तारन जैसे नाम अब हमारे पास नहीं है, तो उसकी ज़रा वजह बताइएगा कि आप लोग फिर इस मैदान में इतना पीछे क्यों? देखिए, बात यह है कि कभी भी ये शोबा जिसको हम अदब अतफाल कहते हैं जी पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी मुल्क में खाली नहीं रहा। जी। अभी भी बहुत सारे नाम हैं। मैं आपको अगर गिनवाना शुरू करूं तो प्रोग्राम का दौरानिया ख़त्म हो जाएगा, नाम नहीं ख़त्म। अभी भी लिखा जा रहा है। उसकी यानी अदब अतफाल की पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। मैं अभी रिसेंटली लाहौर में सैयद मौदूदी ट्रस्ट में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में मुल्तान की नुमाइंदगी करके आया। पाकिस्तान में अदब तख्लीक हो रहा है। फिर वही बात है, किल्लत है पढ़ने वालों की। ओके। और ट्रेंड ख़त्म हो गया कि बड़ों ने घर में किताब लाना बंद कर दी। अदब भी तख्लीक हो रहा है। हाँ, ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अखबारी सनत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। पहले ये होता था कि अखबार में हर हफ्ते एक दिन मखसूस होता था, तब बच्चों के सफ़ात आते थे, बच्चों का एडिशन छपता था। तो बच्चे बराह रास्त घर में चूँकि अखबार आता था तो बच्चों के अदब से जुड़ जाते थे, जब वो पढ़ते पढ़ते किताब तक पहुँचते थे। अब वो घर में वो पढ़ने, यानी अब जिस घर में बच्चे कहते हैं कि अब्बा जी ये अखबार क्यों आता है, ये तो फजूल खर्ची है, जब आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास ये इतना बड़ा पूरी दुनिया की आपके पास स्टोरीज़, कहानियाँ आ रही हैं, हालात हाज़रा, इतनी सारी ऐप्स हैं, तो आप उनको देखिए ये क्या करते हैं। तो बाद घरों में बड़ों ने ये रोते हुए मुझे बात बताई, बच्चों ने अखबार बंद करवा दिए। तो अखबार ख़त्म हुआ तो बच्चों का एडिशन होना ख़त्म हुआ। और जब अखबार ख़रीदा जाता था तो उसमें बच्चों के रसाइल का इश्तिहार भी होता था, तो बच्चे उस इश्तिहार को देख कर रिसाला भी मंगवाते थे। अब ये इसमें चूँकि अखबारी सनत को नुकसान पहुँचा, तो बच्चों के रसाइल भी अखबारी सनत से ही मुंसलिक होते थे, तो उसको भी तकलीफ पहुंची। तो मैं ये कहता हूँ, किताब छपना बंद नहीं हुई, किताब बिकना बंद नहीं हुई, किताब का रीडर कम हुआ है। ओके। ये हमें, और दूसरा अदब तख्लीक हो रहा है। अभी भी पाकिस्तान में हर साल हज़ारों किताबें बच्चों के लिए छपती हैं और ख़रीदी जाती हैं। आजकल के उसमें अगर आप अपने पेरेंट्स को कोई 3 से 4 किताबें जो है वो रिकमेंड करना चाहें अपनी तरफ से कि बच्चों को ये वाली किताबें लाजमी पढ़ना है जिसकी वजह से बच्चों में रुझान पैदा होगा और अच्छी कहानियाँ हैं। सर देखिए, आप पाकिस्तान में हकीम सईद शहीद मरहूम
जी की किताबें हैं, सैयद नज़र जैदी की किताबें हैं, डॉक्टर इफ्तिखार खोकर साहब की किताबें हैं, इश्तियाक अहमद साहब के नावल हैं। ये ऐसी किताबें हैं जो बच्चे को लीडर बनाती हैं। देखिए, किताब पढ़ने और कहानी पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चों में खुद एतमादी पैदा होती है, वो लीडरशिप स्किल पैदा होती है, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखौफ हो जाता है और वो अपने टारगेट सेट करता है कि मुझे अपनी लाइफ में यहाँ पहुँचना है। ये हीरो यहाँ तक पहुँचा था, ये बंदा इस कामयाबी थी, इसने मोटर कार ईजाद की, इसने रेल का इंजन ईजाद किया, इसने स्विंग मशीन ईजाद की, इसने पहली बार 2 पत्थरों को रगड़ा था तो चिंगारी उठी थी, इसने फिर दिया सलाई बनाई, इसने ज़मीन में से पेट्रोल निकाला, तेल निकाला। तो बच्चा ये चीज़ें पढ़ते पढ़ते उसके अंदर का तजस्सुस, उसको तक़वियत मिलती है, उसको ताकत मिलती है, उसको हौसला मिलता है, उसमें हिम्मत पैदा होती है कि फ़लाँ शख्स माउंट एवरेस्ट को सर किया था, इतने लोग K2 पे चढ़े थे। आज भी कहानी जो है बच्चे के अंदर जो मौजूद क़ुव्वतें हैं, जो सलाहियतें हैं, उनको बेदार भी करती है, उजागर भी करती है। मैं इसलिए हर मैदान में, हर फोरम पे ये बात करता हूँ, अपने बच्चे को किताब से जोड़ें। अपने बच्चे को, ये जो आप 8वीं 10वीं के बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, बल्कि अभी ये बात मैंने पिछले शो में यहाँ कही थी कि मैं घर में गया, 3 साल के बच्चे के हाथ में 1.5-2 लाख का मोबाइल था। मैंने कहा वो आपके बच्चे ने मोबाइल पकड़ा हुआ है? तो उन्होंने कहा ये इसके लिए ही लगाया, हमारे बहुत महंगे हैं, 5-5 6-6 लाख के हैं, हम चाहते हैं ये उस पर हाथ ना डालें, तो इसको अपना मोबाइल दे दिया। अब ये उस पर वीडियोज़ देखता है, कार्टून देखता है। मैं ये कहता हूँ कि आप भले ये करें मगर उस पर भी बच्चे पर चेक रखें कि बच्चा क्या देख रहा है, केबल पे क्या देख रहा है, VCR में क्या देख रहा था, DVD में क्या देख रहा था, अब मोबाइल में वो क्या देख रहा है। आप इस पर चेक रखें और आप उसको वो देखने दें जो उसके लिए मुआविन हो, जो उसकी तरबियत करे। हाँ, तो पेरेंट्स ने एक सर्टन, मैं जब बड़ा हो रहा था तो एक एज लगाई थी, बेटा 18 साल के बाद आप जब होंगे तो आपका मोबाइल दे दिया जाएगा, वो भी बेसिक उसके लिए कि आप ज़रा बाहर जब कॉलेजेस में जाएंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। 12-13 दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जहाँ 16-18 साल से पहले बच्चों को मोबाइल देने पर पाबंदी लगा दी गई। और मेरा तो हर जगह ये कहना है कि आप 7 साल तक के बच्चे के हाथ में अंगारा रख दें, जलता हुआ अंगारा रख दें, उसके हाथ में मोबाइल ना दें। अगर देना है तो बिल्कुल ऐसे जैसे आप किताब देते हैं, आप पास बैठे हैं, उसको दिखाएं, समझाएं, बताएं, उसको ब्रीफ करें, इसका ये फ़ायदा, इसका ये नुकसान। तो जब तक देखें, फिर वही बात बहुत पुरानी है कि एक मुर्गी भी अपने चूज़ों को परों के नीचे छुपा के रखती है, एक बैंक भी अपने बाहर 4 सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करता है, एक मुल्क भी अपनी सरहदों पर 10,000 फौजी खड़ा करती है। तो ये बच्चे उन चूज़ों से, उस बैंक से, उन सरहदों से ज़्यादा कीमती हमारा सरमाया है, असासा है, हमें इनके लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए। वालिदैन सरफ़ नज़र रखते हैं। ये बात 1998 में न्यूयॉर्क में बच्चों ने सड़क पे आके कही थी कि हमारे वालिद हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं, हमारी वालदा हमें नज़रअंदाज कर रही हैं और ये मोबाइल में खो गए हैं, कंप्यूटर में खो गए हैं, गैजेट्स में खो गए हैं, वालिदैन खो गए हैं। बच्चों ने एहतजाज 1998 में किया था, मैंने खुद ये खबर पढ़ी थी। तो अब यहाँ देख लें, हर हाथ में वो जो नानी जिसने कहानी सुनानी थी, वो दादी जिसने बच्चों को बड़े बड़े सिपह सलारों का, जंगजुओं का किस्सा सुनाना था, किसी इजाद की कहानी सुनानी थी, वो नानी दादी भी अब मोबाइल हाथ में पकड़े बैठी और वो बच्चे से मदद ले रही है कि इसको खोलना कैसे, इसको बंद कैसे। अलमिया ये है कि वो नानी दादियों का मुताला भी कम हो चुका है, पेरेंट्स का मुताला भी कम हो चुका है, जिन्होंने खुद रुझान पैदा करा था। मेरे घर में सबसे कीमती दुनिया की किताब कुरान पाक पढ़ी है, मैं उसको भी नहीं उठा के पढ़ता। बिल्कुल, उसमें कितनी कहानी है सर। जनाब, आखिरी 10 सेकंड है हमारे पास, ब्रीफली अगर आप कोई पैगाम देना चाहें पेरेंट्स के लिए तो मैं चाहूँगा वो दे दें। मैं वालिदैन से ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों की तरबियत के लिए फ़िक्रमंद हों, मगर उससे पहले खुद अपनी तरबियत करें। वालिदैन की तरबियत होगी तो वो औलाद की तरबियत करेंगे, और औलाद की तरबियत के लिए कोई एक कोर्स भी करें, कोई एक किताब भी पढ़ें जो आपको मुआविन और मददगार साबित हो कि आप अपने आने वाले कल के लिए फ़िक्रमंद हो और उन्हें किसी मंजिल तक पहुंचा दें। बहुत शुक्रिया ख्वाजा मज़हर सिद्दीक़ साहब, आज हमारे साथ आप प्रोग्राम तशरीफ़ लाए। हमने कोशिश की कि वालिदैन को भी कुछ तलकीन की जाए और इसी के साथ साथ हमने ये भी कोशिश की कि बच्चों के अंदर किस तरह रुझान जो है पैदा किया जा सकता है। डॉक्टर मोहम्मद साद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमने ओरल हाइजीन पर बात की, हमने कुछ जो मिथ्स हैं उसको बर्स्ट किया। आप भी अगर कोई अपना मैसेज कोई जो ऐड करना चाहें नाज़रीन के लिए तो वो प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा ताकि फिर मैं प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ मूव करूँ। जी, मैसेज यही है, नॉर्मली चाहे बड़े हों छोटे हों, दांतों को साफ़ रखें, अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करते हुए अपने दांतों की हिफाजत करें, इनकी कदर करें। ये वाहिद ऑर्गन है जो हमें अल्लाह पाक ने 2 मरतबा दी, उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई बॉडी पार्ट नहीं है जो अल्लाह पाक ने 2 मरतबा अता किया, तो उसकी कदर करें, बहुत वैल्यूबल चीज़ है।
बहुत शुक्रिया मोहम्मद साद साहब। डॉक्टर साद साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आपने का। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन जो है वो आपकी बातों पर अमल करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ साथ अपने मेज़बान तहम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।